हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए जो कि बीए बीकॉम में है, फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है, डीयू इग्नू या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और उसके पास जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उनके पास सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए है, बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जिनके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र है। आज हम जो है इस वीडियो के अंदर जो है पूरी मैंने एक सीरीज शुरू करी है जिसके अंदर हम जो है अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ी बकवास में करूंगा, 1 मिनट बस उसको आप सुन लीजिएगा। ठीक है, तो वो बकवास आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस सीरीज के अंदर हम जो है पूरी की पूरी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो है पूरी रिवीजन करेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी कंप्लीट मैं आपको एक एक चैप्टर जो है आपको कराने वाला हूं। साथ के साथ आपको जो है अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र में कोई भी चैप्टर में किसी में भी कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इश्यू आ रहा है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9990158317। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप मेरे को यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखिए, फिलहाल भले लंबी है वो तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन आज मैं आपको जो है बिल्कुल बिगिनिंग से अगर आपको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता है तो कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आप एक एक चीज बिल्कुल बिगिनिंग से समझाऊंगा कि आपके पास बिल्कुल न्यू जो है अर्थशास्त्र, क्योंकि देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों के ऊपर से जाता है। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं, अर्थशास्त्र समझ नहीं आती, इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, ऊपर से जाती है, मेरे को समझ नहीं आती, मैं बहुत वीक हूँ, मेरा जो है सबसे बेकार सब्जेक्ट है, तो उन सभी बच्चों के लिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको बिगिनिंग से एक एक चीज बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। ठीक है जी, तो बकवास बहुत हो गई है, अब मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता जो है वो कौन होता है। ठीक है, तो देखेंगे उपभोक्ता कौन है। आपको लिखना है उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, उपभोग करता है। क्या बोला मैंने? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोग मतलब यूज करता है। ठीक है, क्यों करता है, किस लिए करता है? अपनी नीड और अपनी वांट्स, अपनी जरूरत और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए क्या मिलती है हमें? संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इस चीज को जो है यूटिलिटी या यूटिल भी कहते हैं। दोबारा से सुनिए मैंने क्या बोला है। उपभोक्ता कौन है? कंज्यूमर। उपभोक्ता जो है वो व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है। क्यों कर रहा है उपभोग? उपभोग मतलब यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है? अपनी नीड और अपनी वांट्स, अपनी जरूरत और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। मतलब जब हम वस्तुओं और सेवाओं को यूज करते हैं, उपयोग करते हैं उसका, तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी, ये बात हमें पता चल गया। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करता है, उसका यूज करता है, तो उसे संतुष्टि चाहिए। वो भी क्या? अधिकतम संतुष्टि चाहिए उसको। क्या चाहिए जी? अधिकतम संतुष्टि चाहिए उसे। संतुष्टि तो चाहिए, लेकिन वो भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। दूसरा जो पर्सन है उसका नाम है उत्पादक। क्या नाम है जी? उत्पादक। उत्पादक कौन है? उत्पादक वो व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। उत्पादन मतलब बनाता है, उसकी प्रोडक्शन करता है। क्यों करता है? क्या मिलेगा इसको बनाने से? इसको बनाने से जो मिलता है जी, वो मिलता है लाभ। इसको संतुष्टि नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये बात अपने दिमाग में जो है गोल कर पी जाइए। उत्पादक को चाहिए होता है लाभ और उपभोक्ता को चाहिए होती है संतुष्टि। ठीक है जी, अब जो लाभ चाहिए, कौन सा चाहिए? अधिकतम। क्या चाहिए? अधिकतम लाभ कमाने के लिए। अधिकतम लाभ कमाने के लिए उत्पादक क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। ठीक है, क्या मिलता है इसको? वस्तुएं सेवाएं बनाने से लाभ मिलता है और मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए इसको। उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है, यूज करता है। क्यों करता है? संतुष्टि के लिए, वो भी
मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है जी, अच्छा जी। तो ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है कि उत्पादक कौन है और उपभोक्ता कौन है। अब यहाँ पे जो है दो वर्ड मैंने यूज करे हैं। एक मैंने आपको बताया है नीड, नीड को कहते हैं जी जरूरत, और दूसरा वर्ड जो मैंने यूज करा है यहाँ पर वो है वांट्स। क्या है जी? वांट्स। वांट्स मतलब चाहना, वांट्स मतलब चाहना कि मैं क्या चाहता हूं। तो ये नीड और वांट्स जो है ये क्या होती हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो है इसी के ऊपर बेस होती है। वांट्स चाहना, मैं क्या चाहता हूं भाई, मैं बहुत कुछ चाहता हूं। जैसे कि मेरे पास जो है आईफोन 11 जो है प्रो हो, मेरे पास अपना जो है एरोप्लेन हो, मेरे पास जो है 15-20 कोचिंग सेंटर हो, मैं बहुत कुछ चाहता हूं। ठीक है, तो चाहता बहुत कुछ है, वो चीज पूरी हो या ना हो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको गाइस दो चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर हम जो है दो चीजों को इग्नोर करते हैं। क्या? एक तो होता है क्रय शक्ति। क्या होता है? क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, और दूसरा जो होता है वो होता है उत्पाद की कीमत। क्या होता है? उत्पाद की कीमत, प्रोडक्ट का प्राइस और मेरी परचेजिंग पावर वो कितनी है वो मैटर नहीं करता, बट मुझे वो अच्छी लग रही है इसलिए मुझे वो चाहिए, वो मेरी वांट्स है। भाई मान लीजिए टीवी पे मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा आईफोन 11 प्रो का, ठीक है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि वो 1 लाख का है और मैं उसको खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता हूं, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन बस मुझे वो अच्छा लग रहा है इसलिए मुझे वो चाहिए। यहां पर हम जो है इन दोनों चीजों को क्या करते हैं? टोटली इग्नोर करते हैं। ठीक है, हमें ये मैटर नहीं करता है कि मैं उसको ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। लेकिन जरूरत, गाइस जरूरत में ये जो हम दो चीजों को यहाँ पे इग्नोर करते हैं ना, जरूरत के अंदर हम इन्हीं दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। हमारी जरूरत कभी भी हमारी परचेजिंग पावर से बाहर नहीं हो सकती है। हमारी जरूरत हमेशा वो होती है जो हम खरीद सकते हैं। यहाँ पर हम उत्पाद की कीमत और हम अपनी परचेजिंग पावर, अपनी क्रय शक्ति, इन दोनों को जो है गाइस ध्यान में रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नीड और वांट्स में यही खासियत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर नोट लिख रहा हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो मानव होता है, ह्यूमन, मानव की जो आवश्यकताएं होती है, मानव की जो वांट्स होती हैं, आवश्यकताएं, वो असीमित होती हैं। क्या होती हैं जी? असीमित होती हैं। ये लाइन तो आपको घोलकर पी जानी है बिल्कुल, क्योंकि इसी के ऊपर जो है पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स बेस है कि ह्यूमन जो है बहुत कुछ चाहता है। और जैसे ही, अब मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको माइंड में सेट कर लीजिएगा, जैसे ही एक ह्यूमन की एक वांट्स पूरी होती है तुरंत ऑटोमेटिकली जो है दूसरी क्रिएट हो जाती है। और ये ह्यूमन को जो है मरते दम तक घेरे रखती हैं। मतलब जब ये कब खत्म होगी? जब बंदा खत्म होगा, सिंपल सी बात है। ये मनुष्य को जो है मरते दम तक घेरे रखती हैं। जब मनुष्य मरेगा तभी उसकी वांट्स जो है खत्म होती हैं। ठीक है, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी एज ग्रुप का, कैसा भी पर्सन हो, मेल हो, फीमेल हो, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, कोई भी हो, गाइज हर बंदे की जो है अपनी अपनी वांट्स होती है। हर बंदा कुछ ना कुछ चाहता है। और जैसे ही एक वांट्स पूरी हो जाती है तुरंत ऑटोमेटिकली जो है दूसरी क्रिएट हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है वांट्स के बारे में। ठीक है जी, अच्छा जी, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली जो बात करने वाले हैं हम कॉन्सेप्ट पे, वो बात करने वाले हैं गाइस संसाधन के बारे में। किसके ऊपर बात करने वाले हैं हम? संसाधन के बारे में। ये मैंने आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया है, ये मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताया है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है संसाधन, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं? देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। ये और ये, इन दोनों के, अगर ये दोनों आपको समझ में आ गया ना तो आपको अर्थशास्त्र बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए आपको संसाधन, संसाधन क्या होते हैं और जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। हर वो चीज संसाधन होती है जो दूसरी वस्तुओं और सेवाएं बनाने में काम आती है।
क्या बोला मैंने? हर वो चीज संसाधन होती है जो क्या काम करती है, जो दूसरी वस्तुएं और सेवाएं बनाने में क्या करती है, काम आती है, काम आती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संसाधन। ठीक है, लाइक जैसे कि कह सकते हो आप सबसे पहले तो मशीन, ठीक है जी। दूसरा आप कह सकते हो पैसा, मनी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, और भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मानव, हम खुद एक जो है संसाधन होते हैं, ह्यूमन। 3 चीजें तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखनी है, मशीन, कैपिटल, ह्यूमन। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है गाइस संसाधन होती है। इन्हीं संसाधनों की हेल्प से, फिर से सुनेंगे ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इन्हीं संसाधनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपनी वांट्स को, अपनी नीड और अपनी वांट्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। क्या बोला मैंने? इन्हीं संसाधनों की हेल्प से हम अपनी नीड और अपनी वांट्स को जो है पूरा करते हैं। लेकिन अगर बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में, अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में, तो इसकी विशेषताएं जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता तो ये है कि मेरे भाई, जो संसाधन होते हैं ना वो सीमित होते हैं। जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं हमारे पास। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। और साथ के साथ, एक तो सीमित तो होते ही हैं, साथ के साथ जो संसाधन होते हैं उनके जो है गाइस वैकल्पिक उपयोग होते हैं। क्या होता है उनका वैकल्पिक उपयोग होते हैं। ये दोनों चीजें जो है क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक तो लिमिटेड है, जैसे मैंने बोला पैसा, मैं चाहता हूं मेरे पास पैसा हो, मैं चाहता हूं मेरे पास पैसा हो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। और संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग का मतलब होता है कि ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। इसका क्या मतलब होता है कि एक ही संसाधन जो है कई जगह यूज हो सकता है, एक ही संसाधन जो है कई जगह यूज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास जो है एक मशीन है, मेरे पास जो है एक मशीन है, मैं चाहे तो उससे पेन बना लूं, मैं चाहे तो उससे पेंसिल बना लूं, मैं चाहे तो उससे मार्कर बना लूं, ठीक है, कुछ भी बना सकता हूं। ऑल्टरनेटिव यूज है उसके, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव यूज। और मशीन मेरे पास क्या है? लिमिटेड है, एक ही मशीन है, सीमित है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपको जो मैंने ये समझाया है ये आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, मानव की जो वांट्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। क्या है? अनलिमिटेड है। लेकिन जो संसाधन होते हैं उसमें मैंने आपको क्या बताया, ये सीमित होते हैं। वांट्स जो है वो है आपकी अनलिमिटेड, और जो संसाधन है, इन्हीं संसाधनों से हम अपनी नीड और अपनी वांट्स को पूरा करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। इसी संसाधन की मदद से हम इन दोनों को पूरा करते हैं, लेकिन ये हमारे पास लिमिटेड है। अब क्योंकि ये लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड होती हैं वांट्स, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगला कॉन्सेप्ट की और चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा दुर्लभता। क्या है? स्कैरसिटी, दुर्लभता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दुर्लभता का क्या मतलब होता है गाइस? दुर्लभता का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि जब संसाधनों की मांग, क्या बोला मैंने? जब संसाधनों की मांग जो है वो ग्रेटर देन हो जाती है संसाधनों की पूर्ति से, तो ऐसी सिचुएशन में, इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? इसी सिचुएशन को कहते हैं दुर्लभता की स्थिति, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। संसाधनों की दुर्लभता कह सकते हो या दुर्लभता भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात होती है। जब संसाधनों की मांग मतलब डिमांड ज्यादा हो जाती है संसाधनों की पूर्ति से, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको दुर्लभता की स्थिति कहते हैं। अब ये मांग और ये पूर्ति, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, बिल्कुल ऊपर से गया होगा, इतना तो मुझे 100% आपका पता ही है।
तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई हुआ नहीं है। ये एक इंसान है, ठीक है, चलो मैं ही मान लेता हूं, ठीक है, मैं हूं ये, जिसका नाम है मिस्टर रोहित दुग्गल, ठीक है जी। आदो को तो मेरा नाम भी नहीं पता है। तो ये एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर रोहित, बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारी इनकी क्या है आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी इनकी वांट्स हैं, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि मेरी जितनी भी वांट्स हैं वो जो है 15,000 रुपए में पूरी हो जाएगी। क्या बोला मैंने? मेरी जितनी भी वांट्स हैं वो 15,000 रुपए में मेरी पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी जो सैलरी है वो केवल 10,000 रुपए है। मेरी जो सैलरी है वो कितनी है? वो है 10,000 रुपए। ये क्या है? ये मेरी आय है, इनकम और पैसा, दोनों चीजें पैसा ही है, ठीक है। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो पैसा होता है वो तो भाई सबसे बड़ा संसाधन है, वही सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो अब देखिए, अब मेरी इनकम है 10,000 रुपए, ठीक है, लेकिन मेरी जो वांट्स है वो 15,000 रुपए तक की है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसी चीज को जो है मेरे भाई दुर्लभता की स्थिति कहते हैं, ठीक है जी। मैं चाहता हूं मेरे पास 15,000 रुपए हो, लेकिन मेरे पास कितने हैं? मेरे पास सप्लाई कितनी है संसाधनों की? केवल 10,000 रुपए। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसी को क्या कहेंगे? दुर्लभता की स्थिति। मैं चाहता हूं मेरे पास 15,000 रुपए हो, लेकिन मेरे पास केवल 10,000 रुपए ही हैं। यहाँ पर जो 5,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे दुर्लभता की स्थिति। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। अब क्योंकि मेरे पास मेरी जो वांट्स हैं, मैं तो 15,000 रुपए तक की मेरी वांट्स हैं, लेकिन मेरे पास तो 10,000 रुपए ही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन 10,000 रुपए से अपनी सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकता। मतलब मैं जो जो चाहता हूं, मैं अपनी इस 10,000 रुपए की इनकम से वो सारी चीजें पूरा नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे जो है सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अगला जो वर्ड है वो है मेरे भाई चयन, सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या मतलब होता है कि मैं तो बहुत कुछ चाहता था, मेरी वांट्स बहुत कुछ थी, लेकिन मेरी इनकम इतनी नहीं है, 5,000 रुपए कम है मेरी इनकम, जो भी मैं चाहता हूं। तो अब मुझे दुर्लभता की वजह से ही चयन करना पड़ता है। क्या बोला मैंने? दुर्लभता की वजह से ही चयन करना पड़ता है। तो चयन क्या है? चयन जो है ये कह सकते हो आर्थिक समस्या है। क्या है? आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या जो है वही चेन की समस्या है। क्यों क्रिएट हो रही है? संसाधनों की दुर्लभता के कारण जो है ये क्रिएट हो रही है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, और इंटरनेट तो रही है सबसे इंपॉर्टेंट। अरे भैया रोटी ना मिले लेकिन इंटरनेट मिल जाए, ठीक है। तो रोटी कपड़ा और मकान और इंटरनेट, सबसे पहले ये काम पूरा कर लें, बाकी की जो चीज है वो फ्यूचर के लिए हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो दुर्लभता की वजह से क्या करना पड़ रहा है आपको? चयन करना पड़ रहा है, सिलेक्शन करना पड़ रहा है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या जो है वो मूल रूप से चयन की ही समस्या है। क्या बोला मैंने? दोबारा से सुनेंगे। आर्थिक समस्या जो है वही मूल रूप से चयन की समस्या है। क्यों क्रिएट हो रही है? संसाधनों की दुर्लभता के कारण। देखिए मैं यहां लिख देता हूं चाहे कि इसके जो है क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है, क्यों क्रिएट हो रही है ये। तो देखिए इसका जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि जो भाई साधन है, जो साधन है वो जो है वो तो सीमित है। साथ के साथ दूसरा जो सीमित साधन है, सीमित जो साधन है उनके जो है वैकल्पिक उपयोग है साथ के साथ, ठीक है। वैकल्पिक होता है, देख लेना, उपयोग है। और साथ के साथ तीसरा जो रीजन है इसका वो ये है कि जो मानव की जो आवश्यकता है, मानव की जो आवश्यकता है वो असीमित है। इन तीन रीजन की वजह से जो है हमें सिलेक्शन करना पड़ रहा है, ठीक है जी। इन तीन रीजन की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है? इन तीन रीजन की वजह से हमें सिलेक्शन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले तो उपभोक्ता, उत्पादक, नीड और वांट्स। संसाधन क्या होते हैं? दुर्लभता, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्या होती है?
और स्कैरसिटी की वजह से ही हमें जो है चयन करना पड़ता है, हमें जो है चयन करना पड़ता है स्कैरसिटी की वजह से ही। इसको आर्थिक समस्या भी कहते हैं, जो कि किसी इंडिविजुअल को क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है एक इंडिविजुअल पर्सन को। क्यों क्यों रीजन क्या है इसके? क्योंकि साधन सीमित है, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्स के साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और ऑल्टरनेटिव यूजेस के साथ साथ ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो जो है भाई अनलिमिटेड है। ठीक है जी, अच्छा जी। तो इतना सब कुछ समझ आने के बाद अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अभी मैंने आपको ये बताया कि एक इंडिविजुअल को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब जो पूरी अर्थव्यवस्था को फेस करना पड़ता है उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, जो कि 3 होती हैं। हम बात करने वाले हैं पहले सबसे फर्स्ट पर, ये होता है जी, क्या उत्पादन किया जाए। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? क्या उत्पादन किया जाए, और ये भी आ जाता है और कितनी मात्रा में किया जाए। ये जो है सबसे पहली प्रॉब्लम है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भैया किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, ये जो है सबसे पहली प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक संसाधन होता है वो बहुत सारी वस्तुओं के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, पेन भी बना सकता था, पेंसिल भी बना सकता था, मार्कर भी बना सकता था, हर सारी चीजें बना सकता था। मैं एक और एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास जो है एक मशीन है जो कि 2 तरीके की वस्तुएं बना सकती है। एक तो वो बना सकती है उपभोग वस्तुएं, जिनको आप उपभोक्ता वस्तुएं भी कह सकते हो, अभी बताता हूं ये कौन सी होती हैं। और दूसरी वो बना सकती है उत्पादक वस्तुएं, ठीक है। 2 तरीके की वस्तुएं बना सकती है। उपभोग वस्तुएं मेरे भाई वो होती हैं जो उपभोक्ता यूज करता है अपनी डेली लाइफ में, दूध, ब्रेड, अंडे, ये सारी चीजें, ठीक है। उत्पादक वस्तुएं जो हैं वो सारी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलती हैं, या ये कह सकते हो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, लाइक मशीन वगैरह, ठीक है। वो होती हैं उत्पादक वस्तुएं। तो अब बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। मैंने ये बोला कि ये 2 चीजें हो सकती हैं। अब अर्थव्यवस्था को ये देखना पड़ेगा कि मैं जो है ये वाली वस्तुएं बनाऊं या ये वाली वस्तुएं बनाऊं। दोनों वस्तुएं एक टाइम पर नहीं बन सकती हैं, दोनों वस्तुएं एक टाइम पर जो है वो नहीं बन सकती हैं, क्योंकि साधन जो है वो सीमित है। या उत्पादक को ये डिसीजन लेना पड़ेगा या तो ये या ये, बट गाइज ये डिसीजन लेना जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। या तो ये या ये, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की दोनों वस्तुएं हमारे लिए जो है जरूरी होती हैं, ठीक है। तो हम किसी ऐसा नहीं कि उपभोग वस्तुएं बना दे, उत्पादक को छोड़ दें, और उत्पादक को बना लें और उपभोग को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की दोनों वस्तुएं हमारे लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कह रहा है कितनी मात्रा में, तो या तो कुछ ये बनानी पड़ेगी तो कुछ ये बनानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये है कि ये कितनी बनाई जाए और ये कितनी बनाई जाए, ठीक है। उपभोग वस्तुएं कितनी बनाए और उत्पादक वस्तुएं कितनी बनाए। अगर ये ज्यादा बनानी पड़ेंगी तो इसका कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अगर ये ज्यादा बनानी पड़ेंगी तो इसका कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम उपभोग वस्तुएं ज्यादा बनाएंगे, अगर हम उपभोग वस्तुएं ज्यादा बनाएंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी जीवन की जो गुणवत्ता है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर हम उत्पादक वस्तुएं कम बनाएंगे तो हमारी उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, हमारी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। उत्पादक वस्तुएं मैंने कौन सी बताई आपको, जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, उसको उत्पादक वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली कम बनाऊंगा तो मेरी उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो मेरी कम हो जाएगी। तो गाइज ये सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको किस तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए।
आपको सीधा सीधा ध्यान ये याद रखना है कि आपको उस कॉम्बिनेशन को चूज करना है जिससे आपको जो है ये कह सकते हो, अभी मैंने क्या बताया, उपभोक्ता को क्या चाहिए, यूटिलिटी, अधिकतम यूटिलिटी जो है उपयोगिता का सर्जन हो सके। ठीक है, जिस भी कॉम्बिनेशन से जो है हमें मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलेगी, उपभोक्ता जो है किस चीज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, आपको जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है या इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, किस चीज को वो ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, किस चीज से जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी का सर्जन होगा, उसी वस्तु का और जो है उसी का उतनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बात करते हैं गाइस दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। दूसरी जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं जी कैसे उत्पादन किया जाए। अब ये क्या दिक्कत है, कैसे उत्पादन किया जाए, वो वाली थी क्या उत्पादन किया जाए, और ये है कैसे उत्पादन किया जाए। गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं, किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए हमारे पास हमेशा एक से ज्यादा रास्ते जो है अवेलेबल होते हैं। हम जो है कि दो तरीके से किसी भी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। एक तो होता है श्रम प्रदान और दूसरे को कहते हैं गाइस पूंजी प्रदान। क्या होता है, एक होता है श्रम प्रदान और एक होता है पूंजी प्रदान। अब प्रदान, ठीक है, प्रदान नहीं। तो अब ये क्या दिक्कत है, श्रम प्रदान का मतलब होता है कि आप जो है मानव शक्ति का ज्यादा यूज कर रहे हो, और पूंजी प्रदान का मतलब होता है कि आप जो है मशीन शक्ति का ज्यादा यूज कर रहे हो। ठीक है, इसका ये भी कह सकते हो मानव शक्ति का ज्यादा, ठीक है, और मानव शक्ति ज्यादा, लेबर आप ज्यादा लगा रहे हो, और यहां पर आप पूंजी जो है यहां पर आप कम लगा रहे हो। लेकिन इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है आप पैसा ज्यादा लगा रहे हो। पैसा मतलब पैसा भी कह सकते हो, कैपिटल या मशीन एक ही चीज होती है। ठीक है, मशीन आप ज्यादा लगा रहे हो और यहां पर जो है आप लेबर, यहां पर आप मानव शक्ति का जो है मानव शक्ति का आप यहां पर कम यूज कर रहे हो। ठीक है, दो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान। अब आपको ये देखना पड़ेगा, मान लो आप ही जो है आप जो है कोनो उत्पादक हो, आपको डिसीजन लेना है कि मैं किस मेथड से जो है प्रोडक्शन करूं। तो आप ये बताइए कि आप अगर प्रोड्यूसर होते तो किस मेथड को देते। मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूँ वो सीधा आंसर देता है मैं तो मशीन से करूंगा, जल्दी बनाएगी, ज्यादा बनाएगी, अच्छी क्वालिटी के। गाइस ठीक है, मशीन ज्यादा बनाएगी, जल्दी बनाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है ना दोनों मेथड, ये जो दोनों मेथड हैं, जिस भी मेथड से, एक वर्ड है गाइस उत्पादन की लागत, क्या है, उत्पादन की लागत या उत्पाद की लागत कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों में से जिस भी मेथड से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी उत्पादन की जो लागत है वो क्या आएगी, कम से कम आएगी, कम से कम आएगी। हम हमेशा जो है उसी मेथड का यूज करते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूं, जिस भी मेथड से, चाहे वो श्रम प्रदान हो चाहे वो पूंजी प्रदान हो, जिस भी मेथड से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आती है, उसी मेथड का हम क्या करते हैं, उसी मेथड का हम यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि गाइस जो लाभ का फॉर्मूला होता है, उत्पादक को चाहिए होता है लाभ। जो लाभ का फॉर्मूला होता है वो होता है आगम माइनस लागत। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। आगम का मतलब होता है वस्तुएं और सेवाएं बेचने से जो भी पैसे आते हैं उसको आगम कहते हैं, और लागत मतलब उनको बनाने की जो कॉस्ट होती है उसको लागत कहते हैं। मान लीजिए मैं पेन बनाता हूं, 5 रुपए का बिकता है और जो है 4 रुपए का जो है वो बनता है, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का। अब मान लो वो 5 रुपए का ही बिकता है लेकिन अब वो 3 रुपए का बन रहा है, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 2 रुपए का। फिर मान लीजिए अब वो 2 रुपए का बनने लगा, तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा, 3 रुपए का। मतलब गाइस जैसे जैसे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होती रहती है वैसे वैसे आपका लाभ जो है वो मैक्सिमाइज होता रहता है।
ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो प्रोड्यूसर, मैंने आपको पीछे क्या बताया अभी, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर का जो ऑब्जेक्ट है वो होता है अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना, क्योंकि अगर कॉस्ट मिनिमाइज हो गई तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो आप उस मेथड का वो करोगे अडॉप्ट, जिससे आपकी उत्पादन की लागत क्या आ रही है, कम से कम आ रही है। ये जो है आपकी दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ये है किसके लिए, ये है किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्या दिक्कत क्या परेशानी है, ठीक है। आप सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि हमने जो है, पहली बात तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स थे, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स थे और उन लिमिटेड रिसोर्स से हमारे पास लिमिटेड ही हमने वस्तुएं बनाई हैं, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि वो जो लिमिटेड वस्तुएं जो बनी है, ये जो देखो, पहले मैं आपको बताता हूं, एक अर्थव्यवस्था के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक अर्थव्यवस्था के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं गाइज अमीर, रिच पीपल, और दूसरे जो होते हैं उसको कहते हैं निर्धन, पुअर, ठीक है। जो ये यूज करता है वो ये नहीं करता, जो ये यूज करता है वो ये नहीं करता, ठीक है। इसको चाहिए ब्रांड और इसको तो ब्रांड नहीं चाहिए, बस मिल जाए खाने को और बस काफी है, चल जाएगा काम। तो अब दिक्कत क्या है, प्रोड्यूसर के लिए दिक्कत ये होती है कि वो इनके लिए बनाए या इनके लिए बनाए, ठीक है। इनके लिए बनाए या इनके लिए बनाए, इनके लिए बनाएगा तो इनको इग्नोर करना पड़ेगा, इनके लिए बनाएगा तो इनको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बता दिया दोनों अलग अलग तरीके के जो है गुड्स यूज करते हैं। तो गाइज ये जो दिक्कत है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब देखो, मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर को चाहिए जो है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो भाई वो तो इसी के लिए बनाएगा। ये जो है ज्यादा पैसे दे सकते हैं, यही क्या कर सकते हैं, अमीर लोग ही तो ज्यादा पैसे देंगे, ये थोड़ी ना देगा। मतलब जो मोस्टली जो प्रोड्यूसर है वो अमीरों के लिए ही गुड्स बनाते हैं, ठीक है। वो अमीरों के लिए ही गुड्स बनाते हैं, पुअर पीपल को वो क्या करते हैं, पुअर पीपल को वो सीधा सीधा इग्नोर करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन ये है कि अगर सभी प्रोड्यूसर अमीरों के लिए बनाएंगे तो गरीब के लिए कौन बनाएगा। गाइज इस चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, कि वो उत्पादक जो इनके लिए गुड्स बना रहा है उस पर तो लगा देती है टैक्स, लेकिन वो उत्पादक जो इनके लिए गुड्स बना रहा है उसको देती है सब्सिडी, आर्थिक सहायता। अब इससे क्या होगा गाइस, इससे ये होता है गाइस, टैक्स लगने से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, और मैंने भी आपको ऊपर बताया अगर कॉस्ट बढ़ गई आपकी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मेरे भाई उत्पादक को ये देखना पड़ेगा कि क्या टैक्स लगने के बाद भी मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है यहीं पे बनाता रहे, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो इधर आ जाए निर्धन वस्तुओं की तरफ। उसको ये मैटर नहीं करता कि मैं अमीर के लिए बना रहा हूं या गरीब के लिए बना रहा हूं, उसको मैटर करता है प्रॉफिट। जिस भी चीज से उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो उसी के लिए क्या बनाएगा, वो उसी के लिए भाई वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए जो है, इसको ये कह सकते हो, ये जो है राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या है। क्या है ये जो है राष्ट्रीय आय के वितरण की जो है ये समस्या है। यहां पर हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्शन मैंने कर ली है, लिमिटेड है, या तो इसको मिलेगी या इसको मिलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि किसको ये वस्तुएं मिलेंगी और कौन जो है इन वस्तुओं से वंचित रह जाएगा, कौन अपनी नीडों को पूरा कर लेगा और कौन अपनी नीड को पूरा नहीं कर पाएगा। यहां पर जो है ये डिसीजन लिया जाता है किसके लिए उत्पादन किया जाए में, ठीक है जी। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, ये तीनों की तीनों समस्याएं आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो हैं वो क्या होती हैं। अब चलते अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है जी विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में
केंद्रीय समस्याओं का समाधान। गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम में बहुत ही बारी आ जाता है ये, खासकर DU SOL वालों की जो एग्जाम है एनुअल मोड के या सेमेस्टर मोड के जो भी हैं, इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था जो है कितने तरीके की होती है और क्या होती है, ठीक है। देखो गाइज, अर्थव्यवस्था कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहां बता देता हूं कौन है ये। अर्थव्यवस्था क्या है गाइज? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों को जो है, मैं यहां लिख देता हूं, ये एक ऐसी प्रणाली है, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, जो लोगों को जो है रोजी रोटी, जो लोगों को जो है रोजी रोटी क्या करता है, प्रदान करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को रोजी रोटी प्रदान करती है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइस। ये जो है 3 तरीके की होती है, ये जो है 3 तरीके की होती है। सबसे पहली अर्थव्यवस्था जो होती है गाइस, उसको कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था, और इसको जो है पूंजीवाद भी कहते हैं। दूसरी जो अर्थव्यवस्था होती है गाइस, उसको कहते हैं समाजवाद। क्या कहते हैं इसको? समाजवाद। इसका जो दूसरा नाम है गाइस, वो उसको कहते हैं केंद्रीय योजनाबद्ध, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और जो तीसरी होती है उसको कहते हैं मिश्रित। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थ, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये तीनों क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गाइज, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी पूंजीवाद वाले की, जहां पर उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, मैं यहां लिख देता हूं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है गाइज, उत्पादक अपनी मर्जी से वस्तुएं और सेवाएं बना सकता है और उपभोक्ता अपनी मर्जी से वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर गाइज इसका जो उद्देश्य होता है, इस अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। क्यों? क्योंकि उत्पादक अपनी मर्जी से वस्तुएं और सेवाएं बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उत्पादक को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैक्सिमम प्रॉफिट उसका जो है ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर जो है गाइस क्या कहते हैं, पुअर पीपल को, गरीब लोगों को जो है, यहाँ पर गरीब उपभोक्ताओं को यहाँ पर जो है इग्नोर किया जाता है, क्योंकि भाई यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है वो है लाभ। यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ का ऑब्जेक्ट है लाभ, और लाभ कौन दे सकता है? अमीर लोग, तो गरीब तो दे ही नहीं सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर गाइस सरकार का जो है यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। सारे का सारा जो मुद्दा है वो बाजार शक्तियों पर रहता है, मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंगली चलता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, बिल्कुल इसकी अपोजिट है, बिल्कुल इसकी अपोजिट है। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, स्वतंत्र होते हैं। तो यहां पर मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट है कि यहां पर जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं, मतलब कि उत्पादक को वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उत्पादक को वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो सरकार कह रही है, और उपभोक्ता को भी वही कंज्यूम करना पड़ेगा जो सरकार दे रही है। इसका उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना नहीं है, इसका उद्देश्य जो है वो जो है सामाजिक कल्याण है। क्या है? सामाजिक कल्याण इसका जो है उद्देश्य होता है। यहाँ पे गरीब लोगों को इग्नोर नहीं किया जाता, यहाँ पे जो है अमीर लोगों को अमीर लोगों, मैसेज वाली व्हाट्सएप वाली जो है वो आ गई एकदम से, अमीर लोगों को जो है यहाँ पर इग्नोर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर गरीबों के लिए प्रोडक्ट बनते हैं, और यहाँ पर टोटली सरकार का जो है रोल होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। बात करें अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की, मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। किसका?
गाइज ये जो है पूंजीवाद और प्लस समाजवाद, इन दोनों का ही जो है कॉम्बिनेशन होती है, इसका और इसका। मतलब कि लाभ भी कमाया जाएगा और प्लस सामाजिक कल्याण भी जो है वो यहां पर किया जाएगा। उस ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर इस तरीके का प्रोसेस अपनाया जाता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान इन सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही कहलाती है गाइस, ठीक है। तो यहां पर जो है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर वो प्रोड्यूसर भी है जो लाभ कमाना चाहते हैं और सरकार भी रोल प्ले करती है। कुछ सेक्टर सरकार ने अपने लिए रिजर्व करके रख रखे हैं कि भाई केवल मैं ही यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकती हूँ, मैं ही यहाँ पे जो है समाज का कल्याण करूंगी, कोई भी प्रोड्यूसर जो लाभ कमाना चाहता है सेक्टर में नहीं आ सकता। तो अब हमें क्या पढ़ना है, मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया है। हमारा टॉपिक है विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं। तो पहली बात करते हैं हम बाजार वाले की। सबसे पहली जो थी बाजार या पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की हम जो है बात करने वाले हैं कि ये जो है केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करेगी। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी क्या उत्पादन किया जाए। बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवाद जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है वो किन वस्तुओं का जो है उत्पादन करेगी। सिंपल सी बात है, ये उन वस्तुओं का करेगी जिसकी मांग ज्यादा है और पूर्ति जो है वो कम है। एक बाजार अर्थव्यवस्था हमेशा उन वस्तुओं का उत्पादन करती है। क्यों भाई, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई नहीं है, मार्केट में वो प्रोडक्ट महंगा मिलता है। सिंपल सी बात है। इससे क्या होता है, इससे वो जो प्रोडक्ट है वो जो उसकी कीमतें जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगी, हाई रेट पर वो बिकेगा, जिससे कि वो क्या कर सकती है, लाभ कमा सकती है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात करें अगर कैसे उत्पादन किया जाए, मैंने आपको दो तरीके की बताई, श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान। तो वो किससे करेगी, वो हमेशा उससे करेगी, मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया, जिससे उत्पादन की जो लागत है वो क्या है, कम से कम आए, वो हमेशा उससे करेगी। अब वो चाहे श्रम प्रदान हो, वो चाहे पूंजी प्रदान हो, वो कोई भी हो सकती है। मोस्टली जो गाइस होगी पूंजी प्रदान, मशीन टेक्नोलॉजी का जो है ये यूज करती है, ठीक है। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, और फिर तीसरा है किसके लिए उत्पादन करना है। और ये तो मैं ऊपर बता ही चुका हूं। किसको इग्नोर किया जाता है, गरीब लोगों को। किसके लिए बनाए जाते हैं, अमीर लोगों को। तो सिंपल है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अमीर लोगों के लिए बनता है क्योंकि भाई ज्यादा पैसा लाभ तो कौन दे सकता है, अमीर ही दे सकता है, गरीब तो दे ही नहीं सकता है। तो पूंजीवाद जो है केंद्रीय समस्याओं का समाधान कुछ इस तरीके से करती है। बात करें अगर हम समाजवाद की, सोशलिज्म इकोनॉमी जो है वो कैसे करती है। सोशलिज्म को करना है जी क्या उत्पादन किया जाए, सोशलिज्म को करना है क्या उत्पादन किया जाए। तो यहां पर जो है गाइस ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो ये कह सकते हो जो समाज के लिए अधिक उपयोगी है, जो समाज के लिए क्या है, अधिक उपयोगी है। उन वस्तुओं का जो है गाइस यहां पर जो है उत्पादन किया जाता है, मतलब कि अनिवार्य वस्तुएं कह सकते हो, जिनके बिना गुजारा नहीं होता, उनका यहाँ पे जो है प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा है कैसे, गाइस ये जो है मोस्टली श्रम प्रदान, ये जो है श्रम प्रदान का ही जो है यूज करेगी, क्योंकि इसका काम लाभ कमाना नहीं है, सामाजिक कल्याण। मतलब श्रम प्रदान से क्या होगा, श्रम प्रदान से लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये हमेशा श्रम प्रदान का ही यूज करेगी। बात करें किसके लिए, ये तो सिंपल है, ऊपर ही बता चुका हूं मैं, गरीब के लिए। उस टाइम पर भी गरीब के लिए करेगी अगर लॉस में जा रहा है तो, ठीक है। बात करें तीसरी जो है वो तीजी मिश्रित, कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये जो है कैसे करती है, मैंने बताया लाभ भी कमाना है, सामाजिक कल्याण भी करना है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर गाइज सरकार क्या करती है, यहां पर सरकार जो है कुछ सेक्टर तो लाभ वाले के लिए और कुछ सेक्टर जो है सामाजिक कल्याण के लिए क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। जो प्रोड्यूसर लाभ कमाना चाहता है वो इधर प्रोडक्शन करे
और जो सरकार क्या करती है कि भाई ये सेक्टर तो मेरे लिए रिजर्व है, मैं जो है आप इस सेक्टर के अंदर नहीं आ सकते हैं लाभ कमाने के लिए, मैं यहाँ पर जो है केवल प्रोडक्शन करूंगी। जैसे कि यातायात की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपनी मोनोपोली कर रखी है। यहाँ पर सरकार क्या करती है, हम लोगों को चीपेस्ट प्राइस पर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करती है। कोई भी प्रोड्यूसर जो लाभ कमाना चाहता है वो यहाँ पर नहीं आता है। तो ये है मिश्रित, ठीक है। इसमें आपको ऐसे इलेबोरेट करके नहीं लिखना है क्या, कैसे और किसके लिए, सिंपल सी बात है। तो ये तीनों की तीनों मैंने आपको बताया कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं, केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं और अर्थव्यवस्थाएं कैसे इसका समाधान करती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये है अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत, क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। गाइस पिछला जितना पढ़ाया है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए केंद्रीय समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होता है। अब बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत जो है क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं अवसर लागत जो है वो क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सिंपल सी बात है गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, इसके अंदर मैं आपको केस बता रहा हूं, ठीक है। व्हेन टू अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल, ठीक है। केवल दो अपॉर्चुनिटी है, दो अवसर है हमारे पास केवल। अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका, ठीक है। जैसे कि एक लड़का है जिसका नाम है मिस्टर रोहित, ठीक है। ये जो है मैंने अज्यूम कर लिया टीचर है, ठीक है नहीं लेकिन अज्यूम कर लिया, ठीक है जी। अब देखिए, अब ये जो टीचर है इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये स्कूल में टीच कर सकता है या ये अपना जो है कोचिंग सेंटर खोल सकता है। अगर स्कूल में टीच करता है तो यहाँ पर इसको इतनी सैलरी मिलेगी, अगर कोचिंग में करता है तो यहाँ पे इसको इतना पे मिल सकता है। तो इसके बाद दो अपॉर्चुनिटी है, या तो ये या ये, किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं स्कूल को ही सिलेक्ट करूंगा। स्कूल में मान लीजिए मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मैं फिक्स हो जाएगा टाइम, सुबह जाना शाम को आना सब कुछ फिक्स हो जाएगा, तो ऐसे तो काम बिगड़ जाएगा। तो मैंने मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं तो अपना कोचिंग खोलूंगा, क्योंकि अपनी मर्जी से जब चाहे छुट्टी कर ली, जब चाहे मैंने जो मन करेगा मैं वो करूंगा। तो मैंने यहाँ पर जो है कोचिंग को सिलेक्ट कर लिया। किसको छोड़ दिया मैंने यहाँ पर जो है स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब फिर से तो सुनेंगे ध्यान से। फिर से एक लड़का है मिस्टर रोहित। अब की बार ये टीचर नहीं है, अब की बार ये भाई साहब डॉक्टर हैं, ठीक है। तो इसके पास जो है दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि ये अपना क्लिनिक ओपन कर सकता है, ठीक है, और हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है। अगर अपना क्लिनिक ओपन करता है तो मान लीजिए 50,000 उसको मिलेंगे, अगर हॉस्पिटल करता है तो मान लीजिए 40,000, ठीक है। अब की बार मान लीजिए मैंने सिलेक्ट करा हॉस्पिटल, ठीक है। अब की बार मैंने अपना क्लिनिक छोड़ दिया, मैंने क्या सरकारी नौकरी मिल रही है, क्या जा रहा है, तो अब की बार मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो गाइस अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है मैं क्या कहने वाला हूं। जब क्या है, व्हेन ओनली टू अपॉर्चुनिटी, केवल दो अवसर थे, मैंने इसको सिलेक्ट करा है कोचिंग को, किसको छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया स्कूल को। तो इसको सिलेक्ट करने की जो अवसर लागत है वो क्या है, ये दोबारा सुन लीजिए, इसको सिलेक्ट करने की जो अवसर लागत है वो क्या है, वो ये है जो मेरे को स्कूल में पे मिल सकता था। बिल्कुल सिमिलर, अगर मैंने हॉस्पिटल में सिलेक्ट करा है कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करूंगा, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए मैंने किसको छोड़ा है, क्लिनिक को। तो हॉस्पिटल में जॉब करने की अवसर लागत क्या होगी, हॉस्पिटल में जॉब करने की अवसर लागत जो है वो क्लिनिक में मुझे जितना भी पे मिल सकता था वो है, यानी कि 50,000 रुपए, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप इसकी डेफिनेशन ये लिखोगे कि किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लीजिए। किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है
कि गाइस जब हमारे पास ओनली 2 अपॉर्चुनिटी, केवल हमारे पास 2 ही अपॉर्चुनिटी होती है, तो अवसर लागत क्या है यहां पर, इसको कोचिंग को सिलेक्ट करने की जो अवसर लागत है वो जो है गाइस वो है मेरी कितनी, अच्छा ये आपको ध्यान रखना है, यही मेरी अवसर लागत है और यही मेरी जो है सीमांत अवसर लागत है, जो कि कितनी है, जो कि है मेरी 40,000। गाइस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास केवल 2 ही अवसर होते हैं, जब आपके पास केवल 2 ही अवसर होते हैं, तो आपकी जो अवसर लागत होती है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो इक्वल होती है आपकी सीमांत अवसर लागत के। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर अगर मैं बात करूं इधर की तरफ, हॉस्पिटल में जॉब करने की अवसर लागत क्या होगी, यहाँ पे जो मेरी अवसर लागत है, या अगर मैं बात करूं सीमांत अवसर लागत की, सीमांत अवसर लागत की, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी 50,000 रुपए। जब आपके पास केवल 2 ही अपॉर्चुनिटी होती है, तो अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत ये दोनों की दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, 2 अपॉर्चुनिटी की बात करी मैंने आपके यहाँ पे। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, व्हेन, बी केस में आपको बता रहा हूं, व्हेन मोर देन 2 अपॉर्चुनिटी, अब की बार आपके पास 2 से ज्यादा अवसर है, ठीक है, तो सीमांत अवसर लागत और अवसर लागत जो है क्या होगी। देखिए ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चों का, तो अब इसके अंदर जो है क्या दिक्कत क्या परेशानी है वो देखेंगे। देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, मैंने बोला कि एमआई जो है कंपनी है, वो जो है 2 तरीके के फोन बना रही थी, एक बना रही थी MI4 और एक बना रही थी MI5। ठीक है, एक बना रही थी MI4 और एक बना रही थी MI5। MI4 बनाने से जो है उसको 100 करोड़ रुपए का आगम मिल रहा था रेवेन्यू, और MI5 बनाने से उसको 150 करोड़ का जो है आगम मिल रहा था रेवेन्यू। मतलब MI4 बेचने से उसको 100 करोड़ मिल रहे थे, MI5 बेचने से उसको 150 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अब उसने डिसीजन लिया कि भाई ये जो मेरे को इन दोनों प्रोडक्ट से 250 करोड़ रुपए जो ये जो मिल रहा है ना, एक काम करो, इन दोनों की प्रोडक्शन को बंद कर दो, इन दोनों की प्रोडक्शन को क्या कर दीजिए, इन दोनों की प्रोडक्शन को बंद कर दीजिए, और एक नया प्रोडक्ट जो है हम बनाएंगे जिसका नाम है MI6। जिसका नाम क्या है, MI6। और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इसको बनाने से मुझे 500 करोड़ का जो आगम है ये मुझे मिल सकता है, ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन है उसकी कि अगर मैंने इन दोनों की प्रोडक्शन को बंद कर दिया तो मुझे MI6 बनाने से 500 करोड़ मिल सकते हैं। गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब इस 500 करोड़ को कमाने के लिए मैंने जो है कितना सेक्रीफाइस करा है, 250 करोड़ रुपए का। मेरे पास ये जो तीसरी अपॉर्चुनिटी है, 2 अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास थी, मेरे पास जो ये तीसरी अपॉर्चुनिटी MI6 है, इस तीसरी अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए मैं इन दोनों का सेक्रीफाइस कर रहा हूं। तो ये जो मेरी ये जो 250 करोड़ है, यही क्या है गाइस, यही मेरी अवसर लागत है। ठीक है, लेकिन ये जो है गाइस 2 चीजों से बनी है, एक तो बनी है 100 करोड़ और एक बनी है 150 करोड़। 100 जो था वो था MI4 का और ये जो है ये है MI5 का। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये तो मेरी अवसर लागत हो गई, लेकिन यहां अगर सीमांत अवसर लागत की हम बात करें तो इस 500 करोड़ को अचीव करने के लिए, इस 500 करोड़ को अचीव करने के लिए मैंने MI4 का कितना सेक्रीफाइस करा, मैंने MI4 का जो सेक्रीफाइस करा है वो है 100 करोड़। तो ये मेरी जो है सीमांत अवसर लागत है, MOC कहते हैं इसको, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और अगर मैंने इस 500 करोड़ को अचीव करने के लिए MI5 का कितना सेक्रीफाइस करा है, तो ये कितना है, ये है 150 करोड़। ये मेरी क्या है, ये मेरी MOC है। लेकिन एग्रीगेट मैंने कितना करा है, एग्रीगेट मैंने करा है 250 करोड़, ये मेरी अवसर लागत है। तो मतलब यह मुद्दा क्या निकल कर आया, व्हेन यू हैव मोर देन 2 अपॉर्चुनिटी, अवसर लागत जो है
जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है तो जो अवसर लागत होती है वो सीमांत अवसर लागत का सम होती है। मतलब क्या हुआ कि 250 करोड़ जो है इज इक्वल टू 100 प्लस 150 दैट इज 250 करोड़। ठीक है, बट व्हेन यू हैव ओनली 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आपके पास केवल 2 ही अपॉर्चुनिटी होती है तो अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत दोनों बराबर होती हैं। मैंने आपको ऊपर बताया अभी, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत दोनों बराबर होगी जब केवल 2 हैं। लेकिन जब आपके पास 2 से ज्यादा होती हैं तो अवसर लागत जो है वो सीमांत अवसर लागत का सम होती है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, बहुत बारी बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, एक एमओसी सीमांत अवसर लागत, इसको एमआरटीबी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं रूपांतरण की सीमांत दर। क्या कहते हैं? रूपांतरण की सीमांत दर। दोनों भाई सेम ही होते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, बस एक माइनर सा डिफरेंस होता है इसके अंदर। क्या होता है? एमआरटी और एमओसी के अंदर। ठीक, वैसे आपके लिए इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों सेम ही चीज होती है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखो, छोड़ो। सीमांत अवसर लागत और रूपांतरण की सीमांत दर, एमओसी को ही एमआरटीबी कहते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो अवसर लागत क्या होती है और सीमांत अवसर लागत जो है वो क्या होती है, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से जो है गाइस समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी। अब थोड़ा सीमांत अवसर लागत एमओसी और एमआरटी के बारे में ही थोड़ा और डिस्कशन करते हैं डीपली कि ये क्या दिक्कत क्या परेशानी है। गाइस इसको जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वस्तु y अपॉन में डेल्टा वस्तु x। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि अब मैं क्या कहने वाला हूं। गाइस सबसे पहले मैं एक सिचुएशन लेता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे लिया संयोग। क्या लिया मैंने यहां पे? संयोग। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी डी ई। ठीक है, और 2 वस्तुएं ले रहा हूं मैं। एक तो मैं ले रहा हूं x, ठीक है, और एक मैं वस्तु ले रहा हूं y। ठीक है, मेरे पास जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज है, मान लीजिए मैं उससे एक भी x वस्तु नहीं बना रहा था, सारी की सारी जो है y वस्तु बना रहा था, सारी की सारी जो है y वस्तुएं बना रहा था। ठीक है, लेकिन अब मुझे जो है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, अब मुझे जो है x वस्तु चाहिए। मान लीजिए मुझे यहाँ x वस्तु चाहिए। ठीक है, तो मुझे y का कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं अभी पीछे बता चुका हूं, बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड, क्योंकि साधन सीमित होते हैं, एक ही समय पे दोनों वस्तुएं नहीं मिल सकती। इफ यू वांट मोर प्रोडक्शन ऑफ x देन यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑफ गुड y। सिंपल सी बात है, अगर आपको x वस्तु ज्यादा चाहिए तो आपको y का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, y ज्यादा चाहिए तो x का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मुझे और चाहिए, तो अब मुझे और चाहिए तो मुझे और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे और चाहिए तो मुझे और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मुझे अगर क्या कहते हैं, ये हो गया आपका, और अगर मुझे और चाहिए, मान लीजिए मुझे अगर और चाहिए तो मुझे और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर मुझे और चाहिए तो मुझे और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब देखिए गाइस, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको कि व्हाट इज एमओसी। व्हाट इज एमओसी? एमओसी या एमआरटी भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। अब देखिए गाइस, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने यहां पे 20 बढ़ाने के लिए, मैंने यहां पर 20 बढ़ाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करा है? 20 का सेक्रीफाइस करा है। 20 बढ़ाने के लिए 20 का ही सेक्रीफाइस करा है। ठीक है, मतलब कि कितना आएगा? 1। रेशो क्या आएगी यहां पर? 1:1। फिर से मुझे यहां 20 बढ़ाने के लिए फिर से मैंने 20 का सेक्रीफाइस करा, सेम रेशो आएगी 1:1।
फिर से मुझे 20 बढ़ाने के लिए फिर मैंने 20 का सेक्रीफाइस करा, फिर रेशो आएगी 1:1, फिर यहां भी 1:1 और यहां भी 1:1 आएगी। बट गाइज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है अब मैं जो लाइन कहने वाला हूं, ठीक है गाइज, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी सिचुएशन, ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये जो एमओसी, ये जो कांस्टेंट आ रही है, ये सिचुएशन कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? मैं आपको यहाँ पे नोट लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूं, इसको घोल कर पी जाना है। नोट है जी, सभी संसाधन, बहुत ही ध्यान से सुनना है, सभी संसाधन सभी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी रिसोर्स, सभी वस्तुएं और सभी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने के लिए कैपेबल नहीं होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो रिसोर्स अगर वाई गुड्स बना रहा था तो ऐसा जरूरी नहीं है वो एक्स भी बनाएगा। अगर मैं यहां से 20 सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो ऐसा जरूरी नहीं है मैं एक्स की भी 20 बनाऊंगा। फिर मैंने 20 सेक्रीफाइस करी तो जरूरी नहीं है मैं 20 बनाऊंगा। फिर मैंने 20 सेक्रीफाइस करी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 20 ही बनाऊंगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से मैं आपको जो है ये समझाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो है 9 कर्मचारी है, 9 एम्प्लॉई है। ठीक है, इसमें से जो मेरे पास 8 कर्मचारी हैं वो जो है किसी अदर एक्टिविटी में मास्टर है। ठीक है, और उसमें से जो एक है उसको जो है गाइस मैनेजमेंट का काम आता है। मैनेजमेंट के काम में जो है ये मास्टर है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे अब मैं क्या कहने वाला हूं। एमओसी को अगर आपको समझना है तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये अकेला ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम देख लेता है, इसे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये अकेला ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम देख लेता है, इसे जरूरत नहीं है। लेकिन अब, और ये अदर एक्टिविटी में मास्टर है, मैनेजमेंट नहीं आता। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो गया डबल, मैनेजमेंट का काम जो है वो डबल हो गया। ठीक है, तो आप ये बताइए, क्या मुझे यहां से बंदा भेजना है, एक कर्मचारी इधर ट्रांसफर करना है, आप मुझे ये बताइए क्या यहाँ एक बंदा भेजने से काम बन जाएगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि गाइस ये तो अदर एक्टिविटी में मास्टर है, इन्हें मैनेजमेंट थोड़ी आता। वो बंदा मैनेजमेंट में कैपेबल था, मैनेजमेंट में मास्टर था, इसकी वजह से वो मैनेजमेंट का काम जो है कर लेता है अकेला ही। लेकिन ये तो अदर एक्टिविटी में मास्टर है, इन्हें मैनेजमेंट थोड़ी आता है। मुझे यहाँ एक की जरूरत है, लेकिन उसके बदले में मुझे 2 कर्मचारी भेजने पड़ेंगे। मुझे एक की जरूरत है जिसके बदले में मुझे 2 कर्मचारी जो है भेजने पड़ेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं ऐसे 2:1। एक की जरूरत है लेकिन कितने भेजने पड़ेंगे? 2 भेजने पड़ेंगे। ठीक है, और वो भी 2। आपका जो बॉस है वो पहले उनको देखेगा, जो उसकी नजर में उसको लगता है कि ये मैनेजमेंट कर सकते हैं उसको छाटेगा वो। तो अब यहाँ पे कितने बच गए? अब यहाँ पे बच गए 6। ठीक है जी, और यहाँ पर कितने हो गए? 3 कर्मचारी हो गए यहाँ पर। अब फिर से देखिए, अब मैनेजमेंट, अब कंपनी के अंदर काम हो गया ट्रिपल। अब ये तो वो 6 हैं, 2 हमने पहले ही छाट लिए थे जो मैनेजमेंट कर सकते थे। अब ये 6 हैं जिन्हें मैनेजमेंट का एम भी नहीं आता। अब मेरे को यहाँ पे फिर से जरूरत है, फिर से एक बंदा चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या अब एक बंदा भेजने से काम बन जाएगा? नहीं। अब एक बंदा भेजने से क्या, 2 बंदे भेजने से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने 2 तो वो पहले ही छाट लिए थे। अब आपको कम से कम 3 बंदे यहाँ पर जो है ट्रांसफर, जरूरत है एक की, लेकिन ट्रांसफर कितने करने पड़ेंगे? ट्रांसफर करने पड़ेंगे 3। एक के लिए 3 ट्रांसफर करने पड़ेंगे, बिकॉज ये मैनेजमेंट के काम में मास्टर नहीं है, ये तो किसी अदर एक्टिविटी में मास्टर है, इन्हें तो कुछ और काम आता है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? पहले देखिए, पहले हुआ
1:2, फिर हुआ 1:3, ऐसे ही आएगा 1:4 अगर काम चौपल हो जाएगा, फिर ऐसे ही आएगा 1:5। क्योंकि गाइज आप ये बताइए कि ऐसा पॉसिबल था कि यहाँ से एक कर्मचारी की जरूरत हो और यहाँ एक आ जाए, जैसे ऊपर हो रहा था 1:1 चल रहा था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अदर एक्टिविटी में मास्टर थे, वो ये मैनेजमेंट में मास्टर है, तो ये इन्हें तो मैनेजमेंट का काम आता ही नहीं है, तो ये कैसे करेगा। मतलब 1:1 की जो सिचुएशन है ये कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकती। एमओसी कांस्टेंट कभी भी नहीं हो सकती है, ये वाली चीज प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि सभी संसाधन सभी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं। हमेशा एमओसी जो है ये वाली सिचुएशन होती है, इसको कहते हैं एमओसी जो है वो बढ़ रही होती है। एमओसी जो है हमेशा बढ़ती हुई होती है, स्थिर कभी भी नहीं होती है। सीमांत अवसर लागत हमेशा बढ़ती ही है। ठीक है जी, एक टेबल बनाता हूं जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए ये गाइस मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, ABCDEF। ठीक है, ये मैंने ले लिया संयोग। ठीक है, अब मैंने दो वस्तुएं ली, फिर से X ले ली मैंने एक वस्तु और एक मैंने वस्तु ले ली Y। ठीक है, वो वाली सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं होगी 1 और 1 की। ठीक है, सीमांत अवसर लागत कभी भी स्थिर नहीं होती है, सीमांत अवसर लागत हमेशा बढ़ती ही है। ठीक है जी, तो अब देखिए मान लीजिए मैं ये एक भी नहीं बना रहा था, ये मैं बना रहा था सारी की सारी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक की जरूरत पड़ गई, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और चाहता हूं, मैं अगर यहाँ पर एक और चाहता हूं, पहले मेरे को एक सेक्रीफाइस करने से काम बन गया, लेकिन अगर पहले मेरे को यहाँ पे अगर एक चाहिए था तो मैंने केवल एक ही का सेक्रीफाइस करा, लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक और चाहिए है, तो गाइज अब मुझे अगर यहाँ एक और चाहिए ना, तो अब मुझे कम से कम 2 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे जो है यहाँ 1 मिलेगी। अगर मुझे यहाँ पर एक और चाहिए तो मुझे अब की बार पहले 2 करी थी, अब की बार मुझे 3 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब मुझे अगर एक और चाहिए तो अब मुझे कम से कम यहाँ 4 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर मुझे सारी ही ये चाहिए, एक और चाहिए यहाँ पर, तो मुझे सारी की सारी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूं एमओसी या एमआरटी की, एमओसी या एमआरटी की अगर मैं बात करूं, तो यहां से जो रेशियो निकलेगी, पहले चली 1 और 1 की, पहले कितनी चली 1 और 1 की, फिर चली इसकी, फिर ये और फिर ये। तो ये जो है ये सिचुएशन रहती है एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में, ये सिचुएशन आती है। एमओसी हमेशा बढ़ती हुई होती है, क्योंकि कोई भी संसाधन, वो जो मशीन है वो मान लीजिए इसको बनाने के लिए कैपेबल थी, वो जरूरी नहीं है वो यहाँ पे इतना बना रही है तो यहाँ पर भी इतना बनाएगी, ऐसा जो है प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं होता। एमओसी हमेशा जो है वो बढ़ती हुई होती है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं, एमओसी कह सकते हो या एमआरटी भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है पीपीसी का ढलान। क्या रिप्रेजेंट करता है, पीपीसी का ढलान, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लोप ऑफ पीपीसी। ठीक है, क्या दिक्कत है ये पीपीसी, अगला टॉपिक यही है हमारा, इसलिए मैंने आपको जो है यहाँ ब्रीफ में समझा दिया है कि पीपीसी आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो एमओसी का ये जो है ना एमओसी और एमआरटी, यही जो है पीपीसी का ढलान बताता है। अभी आगे बताऊंगा, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखिए गाइस, अब हमारा जो टॉपिक है वो है उत्पादन संभावना वक्र। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो क्या होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कंपलसरी है, फिक्स है, एग्जाम में आना ही आना है। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो आपको जो है पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है क्लियर, पहले वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा उसको देख लीजिए, क्योंकि आगे जो है आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। उत्पादन संभावना वक्र आपको तभी समझ में आएगा जब सीमांत अवसर लागत, केंद्रीय समस्याएं वगैरह सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हैं। देखिए, तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है उत्पादन संभावना वक्र जो है वो उत्पादन की संभावना को
उत्पादन की संभावना को क्या करता है, दर्शाता है। पॉसिबिलिटी को क्या करेगा, ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को जो है ये शो करता है। ठीक है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को क्या करता है, ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को जो है ये शो करता है। ठीक है, होता क्या है अभी मीनिंग में आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मेरी एक कम लिख दिया, मेरी एक फर्म है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडस्ट्री, कुछ भी कह सकते हो। एक फर्म है मेरी जिसमें मैंने नई सेटअप करा है, जिसमें मेरे पास जो है 10 मशीनें हैं। कितनी मशीनें हैं, 10 मशीनें हैं। और एक मशीन जो है, एक मशीन गाइस 10 वस्तुएं बनाएगी। एक मशीन जो है वो 10 वस्तुएं बनाएगी। ठीक है, 10 मशीनें हैं, एक मशीन 10 वस्तुएं बनाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि अगर मैं 10 की 10 मशीनें जो हैं अगर चालू कर दूं तो कितनी वस्तुएं बनेंगी? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर होगा 100 वस्तुएं बनेंगी। ये क्या है, ये गाइज 100 वस्तुएं बनेंगी। ठीक है, और ये मेरी क्या है, ये मेरी मैक्सिमम प्रोडक्शन है। ये मेरी मैक्सिमम प्रोडक्शन है, इसको कह सकता हूं मैं अधिकतम उत्पादन। ठीक है, कि भाई अगर एक मैंने कंपनी ओपन करी है, 10 मशीन है मेरे पास, एक मशीन अगर 10 वस्तुएं बनाती है, अगर मैं 10 की 10 चला दूं तो 10 की 10 वस्तु के हिसाब से 100 वस्तु बनाएगी। 100 से ज्यादा तो मेरी बनी नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि मशीन ही मेरे पास 10 है। तो 100 वस्तुएं ये मेरी मैक्सिमम प्रोडक्शन है, अधिकतम उत्पादन करने की क्षमता। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए डे वन पे मैंने जो है केवल ये कह सकते हो, मैंने केवल जो है 6 मशीनें रन करी। मैंने जो है केवल 6 मशीनें रन करी। क्या आप बता सकते हो कितनी वस्तुएं बनेंगी? वेरी इजी, वेरी सिंपल, 60 वस्तुएं बनेंगी। ठीक है, 60 वस्तुएं। लेकिन यहां पर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है, 100 तक में संभावना कितने की थी? यहां पर संभावना यहां पर थी 100 वस्तुओं की। कितनी वस्तुओं की संभावना थी? 100 वस्तुओं की संभावना थी। लेकिन बनी कितनी है? 60। क्यों नहीं बन पाई 100 इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि 4 मशीनें जो हैं उसका मैं यूज ही नहीं कर पाया। सिंपल सी बात है, इसलिए नहीं बन पाई। लेकिन पॉसिबिलिटी उतने की थी। पॉसिबिलिटी पहले दिन जब मैंने मशीन रन करी तो 100 की ही है, लेकिन मैं क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि मेरी 4 मशीनें रन नहीं हुई। अब आ जाइए डे 2 पर। डे 2 पर अब मान लीजिए मैंने 8 मशीनें रन कर दी, तो क्या बता सकते हैं कितनी वस्तुएं बनेंगी? वेरी इजी, वेरी सिंपल, 80 वस्तुएं बनेंगी। ठीक है, लेकिन संभावना कितने की है? लेकिन संभावना भाई सेकंड डे भी 100 वस्तुओं की ही है। लेकिन यहां पर मैं क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि भाई जो 2 मशीनें हैं, 2 मशीनों का मैं यहां पर यूज नहीं कर पाया। तो गाइज सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो कि मैं आपको बोलने जा रहा हूं, नोट लिख देता हूं मैं यहां पर, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि जब हम संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते तो उत्पादन संभावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि मेरे पास 10 मशीन थी, 4 में यहां नहीं यूज कर पाया, 2 में यहां यूज नहीं कर पाया, तो उससे मेरी पॉसिबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। पॉसिबिलिटी पहले दिन भी 100 की थी, दूसरे दिन की भी 100 की ही है। क्यों नहीं पहुंच पाया मैं वहां तक? क्योंकि संसाधनों का मैं जो है पूरा यूज नहीं कर पाया हूं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। अब मान लीजिए कि मैं यहां पर, अब मैं आपको देखता हूं केस ए। अब फर्स्ट केस की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने जो है 2 मशीनें और खरीद ली। 2 मशीनें और खरीद ली। टोटल मशीन कितनी हो गई मेरे पास? 12 मशीनें हो गई मेरे पास टोटल। ठीक है, अब आप ये बता सकते हैं कि अब मेरी संभावना कितने की है? अब मेरी संभावना कितने की है? सिंपल सी बात भाई, 12 इंटू 10 व्हाट इज 120 की अब जो है मेरी संभावना है।
मेरी संभावना क्या हो गई, मेरी संभावना जो है बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि मैंने संसाधन और खरीद लिए, मैंने दो मशीनें और क्या कर ली, मैंने 2 मशीनें और खरीद ली, इसलिए मेरी प्रोडक्शन की जो उत्पादन की जो संभावना है वो बढ़ गई। अब मान लीजिए केस 2, मैंने 2 मशीनें जो है 2 मशीनें मैंने अब की बार बेच दी। तो पहले मेरे पास कितनी थी, 10, उसमें से मैंने 2 बेच दी, 10 थी, ये वाला केस नहीं बता रहा हूं कहीं इसमें से घटाओ, वही लो ओरिजिनल, 10 थी, 10 में से मैं 2 बेच दी, अब कितनी बची, 8 मशीनें। तो 8 मशीन बची। अब बता सकते हो संभावना कितने की है, अब वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब आपके पास जो संभावना है 8 इंटू 10 व्हाट इज 80। अब मेरे पास जो है वो 80 की संभावना है। इसका क्या मतलब हुआ गाइस, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि जब मेरे पास संसाधन बढ़ रहे हैं, जब मेरे पास संसाधन घट रहे हैं, तो उससे मेरी प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ता है, उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की संभावना पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अभी ऊपर मैंने क्या बोला, जब मैं संसाधनों का यूज नहीं कर पा रहा, उससे संभावना पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन संसाधन खरीदने से और संसाधन बेचने से मेरे पास इंपैक्ट पड़ रहा है, किस पे, संभावना पर। यह बात आपको पहले तो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया संसाधन से, अब सेम यही चीज अब मैं आपको बताऊंगा तकनीक से, टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया यहां पर केस ए, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तकनीक की, तो गाइस तकनीक के अंदर 2 तरीके के केस हैं। सबसे पहली बात तो अगर मेरे पास नई तकनीक आ जाती है, अगर मेरे पास नई तकनीक आ जाती है, तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि नई तकनीक आने से क्या होता है, नई तकनीक आने से उत्पादन की जो संभावना है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं केस बी की, अगर आपकी तकनीक जो है वो पुरानी हो जाती है, अगर आपकी तकनीक जो है वो पुरानी हो जाती है, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो उत्पादन की जो संभावना है, उत्पादन की जो संभावना है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहां पर मैं जो आपको नोट लिखवाने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास संसाधन बढ़ रहे हैं या आपकी तकनीक नहीं आ रही है, तो संसाधन अगर बढ़ रहे हैं या तकनीक भी नहीं आ रही है, मैंने दोनों की तरफ बढ़ने का ही साइन लगा दिया, तो आपकी संभावना भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब आपके पास संसाधन घटेंगे और आपकी तकनीक भी जो है वो घटेगी, मतलब पुरानी हो जाएगी, तो आपकी संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उत्पादन की, ठीक है। ये 2 चीजें, 2 नोट मैंने आपको लिखवाए हैं जो कि आपको घोलकर जो है पी जाने हैं। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की कि ये बनता कैसे है, ठीक है। मीनिंग अभी मैंने आपको नहीं बताया इसका, ठीक है। इतनी बात जितनी मैंने आपको बताई आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की, तो ये बनता है भाई कुछ इस तरीके से। अभी हम बात करेंगे सब कुछ क्यों बना ऐसे ही, लेकिन अभी मैं फिलहाल जितने मैंने आपको ये 2 नोट लिखवाए हैं इसकी अगर मैं बात करूं, देखिए ये बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया पीपीसी, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। ये पीपीसी हो गया। वही केस ले रहा हूं जो मैंने पीछे लिया था कि आप ये किसको बता रहा है कि 100 वस्तुएं बनेंगी। क्या बता रहा है, 100 वस्तुएं बनेंगी, ठीक है। अगर, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, अगर मेरे संसाधन बढ़ गए, मतलब अगर मैंने 2 मशीनें और खरीद ली और अगर मेरी टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, मैंने 2 मशीनें और खरीदी थी तो संभावना बढ़ गई थी, 100 से कितनी हो गई, 120। जब मेरे संसाधन बढ़ते हैं और टेक्निक में नहीं आती तो मेरी संभावना बढ़ रही है, ऐसी कंडीशन में जो पीपीसी है वो जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसको कहते हैं बाईं तरफ, क्या कहते हैं इसको, सॉरी बाईं नहीं कहते, दाईं कहते हैं, दाईं, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। पीपीसी जो है वो दाईं तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 120 वस्तुएं बनेंगी। लेकिन जब मेरे संसाधन घट रहे हैं, अगर मैं 2 वस्तुएं बेच दूं और मेरी तकनीक जो है पुरानी हो जाए, तो पीपीसी जो है
वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ को आ जाएगा, इस तरफ। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि 80 वस्तुएं ही बनेंगी। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको मैं क्या कह रहा हूं। ये रिप्रेजेंट कर रहा था 100 बनेंगी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 80 बनेंगी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 120 बनेंगी। कब? जब संसाधनों में वृद्धि हो रही है और जब संसाधनों में कमी हो रही है। जब संसाधनों में वृद्धि या तकनीक नहीं आ रही है, या जब संसाधनों में कमी और तकनीक पुरानी हो रही है, तो संभावना कम होती है और पीपीसी जो है वो आपका जो है बाईं तरफ खिसक जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया अगर संसाधन बढ़ रहे हैं और अगर संसाधन बढ़ रहे हैं और अगर संसाधन कम हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने उस दूसरे वाले केस की, कि मेरी जो पॉसिबिलिटी थी, ये मेरी पॉसिबिलिटी थी पीपीसी। ठीक है, क्या बता रहा है? 100 वस्तुएं। क्या बता रहा है? 100 वस्तुएं। अरे यार 100 वस्तुएं बनेंगी। ठीक है, तो अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। डे 1 में क्या हुआ था? 60 वस्तुएं बनी थी। कितनी? 60। मैं यहां तक नहीं पहुंच पाया, मैं अंदर ही रह गया। 60 मान लीजिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को ए पॉइंट, और मान लीजिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को बी पॉइंट डे 2 पर। तो गाइज अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, और मान लीजिए ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करना है? 100 को। ठीक है, कोई भी 2 वस्तुएं, अभी मैं बता दूंगा इसका मीनिंग। देखिए गाइज अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। जब मैं अपनी मशीनों को यूज नहीं कर पा रहा था, डे 1 में मैंने 4 मशीन यूज नहीं कर पाया, डे 2 पे मैं 2 मशीनें यूज नहीं कर पाया, तो मैं अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया। मैं अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग जो है नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं अंदर ही रह गया, जिसकी वजह से मैं जो है यहीं पर रह गया अंदर ही। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। जो पॉइंट पीपीसी के अंदर होते हैं ये क्या कर रहे हैं? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं संसाधनों का अल्प उपयोग। ठीक है, जो अगर ये जो पॉइंट होते हैं ये वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? संसाधनों का पूर्ण उपयोग। कि अगर मैं 10 की 10 मशीनें रन कर देता, अगर मैं 10 की 10 मशीनें रन कर देता तो 100 वस्तुएं बनती। और कुछ पॉइंट होते हैं पीपीसी के बाहर, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं गाइज? ये रिप्रेजेंट करते हैं संसाधनों में वृद्धि। संसाधनों में वृद्धि। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, मैंने क्या बनाया है। ये एक है कि संसाधनों का अल्प उपयोग, जब मैं मशीनों का यूज नहीं कर पा रहा। पॉसिबिलिटी मेरी उतने की थी, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाया? जब मैं संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाया। ठीक है, अगर मैं संसाधनों का पूरा उपयोग कर लूं, अगर मैं 10 की 10 मशीनें रन कर दूं, तो मैं पहुंच जाऊंगा यहां पर। जो पॉइंट पीपीसी के ऊपर होते हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, मतलब 10 की 10 मशीनें रन हो रही हैं। जो पॉइंट पीपीसी के अंदर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं संसाधनों का अल्प उपयोग हो रहा है, पूरा यूज नहीं हो रहा। और जो पॉइंट पीपीसी के बाहर होते हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? कि संसाधनों में वृद्धि हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं पीपीसी है क्या। पीपीसी जो है, सबसे पहली बात तो एक ऐसा वक्र है, एक ऐसा कर्व है जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जो रिप्रेजेंट करता है 2 वस्तुओं के संयोग को। ठीक है, एक एक्स एक्सिस पर ले लीजिए वस्तु एक्स, और एक वाई एक्सिस पर ले लीजिए वस्तु वाई। ठीक है, तो एक एक्स ले लिया है मैंने और एक वाई ले लिया है। पीपीसी एक ऐसा वक्र है जो 2 वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है कि एक अर्थव्यवस्था के पास जितने भी संसाधन हैं और जो भी तकनीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जितने भी संसाधन हैं और जितने भी तकनीक है, अगर इन दोनों का वो पूर्ण उपयोग कर ले, इन दोनों का अगर वो पूर्ण उपयोग कर ले, तो इन दोनों का अगर वो पूर्ण उपयोग कर ले तो 2 वस्तुओं की मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी हो सकती है, उसको ग्राफिकली जो है वो पीपीसी शो करता है। जैसे मैंने ये बताया कि 2 वस्तुएं थी, वस्तु एक्स और वस्तु वाई। जो भी उसके पास संसाधन है, जो भी तकनीक है, अगर वो उसको पूरा उपयोग कर ले, 10 की 10 मशीनें चला दे और जो भी उसके पास तकनीक है उसका पूरा यूज कर ले, तो भाई 100 वस्तुएं बन सकती है। उसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो जो है वो पीपीसी है। ठीक है जी, अब देखिए, अब हमने जो है पीपीसी पढ़ लिया कि पीपीसी जो है क्या होता है।
बट ये जो है कुछ अजम्पशंस पर बना होता है। अजम्पशन बोले तो ये जो है कुछ मान्यताओं पर बना होता है। तो वो मान्यताएं जो हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। पीपीसी जो है किन अजम्पशंस पर बना है, किन मान्यताओं पर बना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली मान्यता है वो ये है कि जो संसाधन है, संसाधन जो है दिए हुए हैं, संसाधन जो है वो दिए हुए हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसी अजम्पशन जो है क्यों ली गई है कि संसाधन जो है वो दिए हुए हैं और उनमें कोई परिवर्तन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अभी मैंने आपको बता दिया। और ये भी लिख सकते हो संसाधन दिए हुए हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये भी लिख सकते हो कि या संसाधन दिए हुए हैं और संसाधनों का जो है यहाँ पर पूर्ण उपयोग हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब समझना है आपको कि मतलब क्या है। सबसे पहले तो इसका अगर मैं बात करूं, संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, इसका मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 10 मशीनें हैं ना, तो मैं उस 10 का जो है मैं फुल्ली यूटिलाइज कर रहा हूं, पूर्ण उपयोग कर रहा हूं। कोई भी मशीन जो है वो खाली नहीं है, ठीक है। 10 की 10 मशीनें जो है रनिंग में है और जो भी मेरे पास टेक्नोलॉजी है उन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा उपयोग कर रहा हूँ, पूर्ण उपयोग कर रहा हूँ। तो संसाधन दिए हुए हैं, संसाधन हमारे पास गिवन है और उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया कि अगर संसाधनों में चेंज आया, अगर संसाधन बढ़े, अगर संसाधन घटे, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी पॉसिबिलिटी, हमारी संभावना पर उसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है। संसाधन बढ़ने से और संसाधन घटने से आपकी संभावना बढ़ेगी और घटेगी और आपका पीपीसी जो है वो खिसक जाएगा। इसलिए यहाँ पर यह एज्यूम किया गया है कि संसाधन दिए हुए हैं और उनमें कोई भी परिवर्तन जो है नहीं हो सकता। बिल्कुल सेम जो है मैं तकनीक के लिए भी लिखूंगा कि तकनीक जो है वो भी दी हुई है और उनमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और साथ के साथ तकनीकी का भी हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैंने अभी आपको दो बताया कि पीपीसी को खिसकाने के केवल दो ही रीजन है, एक तो संसाधन और एक तकनीक। जब संसाधन बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो भी पीपीसी खिसकता है, जब संसाधन घटते हैं और टेक्नोलॉजी जो है आपकी पुरानी हो जाती है तो भी पीपीसी खिसकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है सबसे पहली बात तो ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर अज्यूम की गई हैं, ठीक है। साथ के साथ अगर बात करें इसकी तीसरी अजम्पशन की, तीसरी अजम्पशन इसके अंदर ये है कि अर्थव्यवस्था के अंदर केवल दो वस्तुओं का, अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है, देख लेना अर्थव्यवस्था गलत लिख दिया मैंने, अर्थव्यवस्था के अंदर केवल दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर ऐसा जो है क्यों अज्यूम किया गया है कि अर्थव्यवस्था के अंदर केवल दो ही वस्तुएं बन रही है, गाइस, बिकॉज ऑफ ग्राफिकली लिमिटेशन। क्योंकि ग्राफ पे हमारे पास दो ही एक्सिस होती हैं, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। तो बिकॉज ऑफ ग्राफिकली लिमिटेशन हमें यहाँ पे ये अज्यूम करना पड़ा है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मैंने कर्व बना दिया, ठीक है। अब भाई यहाँ पे मैंने ले लिया एक मान लीजिए गुड एक्स ले लिया और एक मैंने यहाँ पर जो है गुड वाई ले लिया, ठीक है। केवल दो, पीपीसी क्या करेगा, दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, केवल दो वस्तुओं के, दो से ज्यादा को नहीं दर्शाता। तो आप ये बताइए कि अर्थव्यवस्था के अंदर केवल दो वस्तुएं बनती हैं? नहीं, अर्थव्यवस्था के अंदर केवल दो वस्तुएं नहीं बनती हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर दो से ज्यादा वस्तुएं बनती है। तो क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है? अगर हम अभी इसकी नजरिए से देखें तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ी लॉजिक से, अगर हम गुड्स को जो है ये कह सकते हो, अगर हम गुड्स की जो है कैटेगरी बना दें, ग्रुप बना दें कि भाई ये एक तो बना दिए मैंने वॉर गुड्स, ठीक है, युद्ध वाले, और एक मैंने बना दिए नॉन वॉर गुड्स,
तो अब क्या होगा, कोई भी गुड है या तो वॉर होगा या नॉन वॉर होगा। तो अगर मैं गुड्स की जो है कैटेगरी बना दूं तो ये इसको जो है मैं ग्राफ पे प्रेजेंट कर सकता हूं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में पीपीसी जो है वो पॉसिबल होता है। ठीक है जी। और फोर्थ जो है वो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक जो है इसकी अजप्शन है, और वो क्या है, मैं भी आपको पीछे भी लिखवा चुका हूं कि सभी संसाधन, क्या बोला मैंने, सभी संसाधन जो है सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए सक्षम, एफिशिएंट लिख देता हूं मैं, ठीक है, एफिशिएंट नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि भाई हर पर्सन के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई एक, मैंने भी पीछे जो एग्जांपल दिया था, एक मैनेजमेंट वाले काम में मास्टर है और एक अदर देन वाले अदर एक्टिविटी में मास्टर है। जरूरत है एक बंदे की, लेकिन दो को ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि उनको वो काम नहीं आता है। ठीक है। तो क्योंकि सभी रिसोर्स जो है वो, सभी संसाधन जो है सभी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, इसकी वजह से ही क्या होता है, इसकी वजह से ही एमओसी क्या होती है, बढ़ती है। इसकी वजह से ही एमओसी क्या होती है, इसकी वजह से ही एमओसी बढ़ती है। और मैंने आपको भी क्या बताया कि जो एमओसी है और जो एमआरटी है वही क्या शो करता है, वही जो है आपका पीपीसी का ढलान, स्लोप ऑफ पीपीसी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अभी बात करेंगे इसकी ग्राफिकली की। तो ये जो है इसकी चार जो है मान्यताएं हैं जिस पर ये बना हुआ है। बात करें अगर हम इसकी विशेषताओं की, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो है केवल दो फीचर्स होते हैं, और वो जो दो मेन है, ये सबसे पहले आप लिखोगे कि पीपीसी जो है वो जो है नीचे की ओर ढालू होता है। पीपीसी जो है वो नीचे की ओर ढालू होता है। ठीक है जी। और दूसरी इसकी जो फीचर है वो है जी, पीपीसी जो है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। कैसा होता है, नतोदर। इंग्लिश में शेप को कहते हैं कॉनकेव होता है। अब गाइज ये जो इसके फीचर है ना, ये दोनों आपस में क्वेश्चन भी आ जाते हैं बनके कि वाई पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन एंड वाई पीपीसी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो क्यों होता है। तो ये इसके दो फीचर हैं, लेकिन आपस में अपने आप में जो है एक बहुत बड़े जो है क्वेश्चन भी है कि पीपीसी जो है वो क्यों नीचे की ओर ढालू होता है और पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है। ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले बात करें अगर इसकी कि पीपीसी जो है वो नीचे की ओर ढालू क्यों होता है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है, ऐसा कोई अभी हमने सब पढ़ ही लिया है, लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि पीपीसी बनता है ऐसे, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है। अब मान लीजिए मैं जो है इस कॉम्बिनेशन पे प्रोडक्शन कर रहा था। ठीक है। इस ए पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहा था जहां पर मैं एक्स की जो है 2 और वाई की जो है मैं 4 वस्तुएं बना रहा था, 2 और 4। ठीक है। अब मुझे यहां से जो है इस पॉइंट पर आना है। ठीक है। इस पॉइंट पर जो है मुझे ये 4 चाहिए, ये 2 चाहिए, 4 और ये 2। तो गाइज पीपीसी जो है वो नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, क्योंकि अब बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, अगर एक वस्तु का मुझे अधिक मात्रा में उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दोबारा से सुनिए मैंने क्या बोला, अगर मुझे एक वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु की उत्पादन की मात्रा में कमी करनी होगी, क्योंकि संसाधन लिमिटेड होते हैं। अभी मैं पीछे आपको बता चुका हूं, एक ही समय पे दोनों वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से पीपीसी जो है वो ऐसे नीचे की ओर जो है वो ढालू होता है। ठीक है। और इसी चीज को ये जो है ना, यही चीज जो है क्या रिप्रेजेंट करती है, मान लीजिए ये हो गया डेल्टा वस्तु y और ये हो गया डेल्टा वस्तु x।
यही चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अभी मैंने आपको बताया कि जो एमओसी है डेल्टा वस्तु y अपॉन में डेल्टा वस्तु x, एमओसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि एमओसी जो है वो बढ़ती रहती है, क्यों बढ़ती रहती है, क्योंकि सभी संसाधन जो है सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि इसलिए एमओसी बढ़ती रहती है। अब अगर एमओसी जो है वो बढ़ रही है, इसलिए पीपीसी जो है वो मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है, क्योंकि सीमांत अवसर लागत एमओसी क्योंकि बढ़ती रहती है, बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। ठीक है जी, ये जो है आपस में बहुत ही बड़े क्वेश्चन हैं। और अगर मैंने आपको बताया था, देखो एमओसी बढ़ती भी हो सकती है, एमओसी जो है वो कांस्टेंट भी हो सकती है। जैसे भी मैंने आपको ये पीछे पढ़ाया 1-1 वाला मैंने आपको जो बताया था, देखिए ये मैंने आपको बताया था कि जिसमें सॉरी यहाँ पर देखिए ये वाला, एक मिनट आपको अच्छे से समझा देता हूं, तो आप कभी पीपीसी भूलोगे ही नहीं। ये वाला देखिए कि भाई मैंने यहाँ से इसको 20 बढ़ाने थे तो मैंने यहाँ से 20 घटाए, और 20 बढ़ाने के लिए और घटाए, और 20 बढ़ाने के लिए और घटाए, तो एमओसी 111 आ रही थी। लेकिन मैंने अभी आपको यहाँ पर जो है नोट लिखवाया कि सभी संसाधन सभी वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए ये चीज जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जो है कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी, हमेशा जो है ये वाली सिचुएशन आती है, एमओसी हमेशा बढ़ती रहती है। तो क्योंकि एमओसी हमेशा बढ़ती रहती है, इसलिए पीपीसी जो है वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, अगर एमओसी कांस्टेंट रहेगी, अगर एमओसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी स्थिर, तो पीपीसी कैसे बनेगा, तो पीपीसी एक सीधी रेखा बन जाएगी ऐसे। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ये क्या है, ये पीपीसी है। कब है, व्हेन एमओसी जो है वो कांस्टेंट है, स्थिर है। लेकिन ये वाली चीज प्रैक्टिकल लाइफ में जो है कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा जो है कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ये हमेशा कॉन्केव बनता है ऐसे। ठीक है जी, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। पीपीसी क्या है, पीपीसी की क्या मान्यताएं हैं, पीपीसी की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और ये है पीपीसी में खिसकाव। कि पीपीसी में जो है खिसकाव कब आता है। ये वैसे तो मैं पीछे डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चों की जो है बहुत ही ज्यादा क्वेरी होती है इसके अंदर। अभी मैंने आपको जो बताया कि पीपीसी कब खिसकता है, पीपीसी को खिसकाने के केवल 2 रीजन होते हैं, संसाधन और तकनीक। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि भाई पीपीसी बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर संसाधन बढ़ते हैं और तकनीक हमारे पास नहीं आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पीपीसी जो है इस तरफ को आ जाता है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी संभावना बढ़ जाती है। अगर हमारे संसाधन घट रहे हैं और टेक्निक भी पुरानी हो रही है, तो ये जो है इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट वर्ड। ये मैंने अभी आपको बताया। लेकिन गाइज ऐसा ये में किस में हो रहा है, जब दोनों ही वस्तु की जो है संसाधन और तकनीक में चेंज आ रहा है। ठीक है, दोनों ही वस्तु की संसाधन और तकनीक बढ़ रही है, और दोनों ही वस्तु की संसाधन और तकनीक अगर घटती है, तो पीपीसी जो है इधर दाईं तरफ और बाईं तरफ खिसक जाता है। लेकिन गाइज ऐसा भी हो सकता है केवल एक वस्तु की उसमें चेंज आए, केवल एक वस्तु की उसमें अगर चेंज आता है, तो वो देखेंगे कि वो जो है कैसे बनेगा। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ये बन गया आपका पीपीसी। ठीक है, अब अगर केवल एक्स वस्तु में ही चेंज आता है, अगर एक्स वस्तु में ही चेंज आता है, या तो मैं ये कह रहा हूं कि या तो केवल एक्स वस्तु के संसाधन जो हैं वो बढ़ रहे हैं, या केवल एक्स वस्तु की तकनीक में ही चेंज आ रहा है, वाई में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो गाइज यहां पर ऐसा अब क्या होगा, अब ये वाली सिचुएशन नहीं होगी, ऐसे शिफ्ट नहीं होगा। ऐसे तो तब शिफ्ट होता है जब एक्स और वाई दोनों वस्तुओं में चेंज आता है, जब दोनों वस्तुओं के संसाधन और दोनों वस्तुओं की तकनीक बढ़ती है, तो ऐसे चेंज आता है। लेकिन जब केवल एक ही में बढ़ रही है, आपको ये देखना पड़ेगा किसकी बढ़ रही है। मैंने बोला एक्स की बढ़ रही है, या तो अगर एक्स की केवल संसाधन बढ़ रहे हैं या एक्स की केवल टेक्निक बढ़ रही है, तो क्या होता है, तो ये अब इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, और इसको जो है इधर को ले आएंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा।
क्यों होगा ये इधर शिफ्ट? पहले मान लीजिए OB, इसको मान लीजिए OB1। इधर क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि मैंने ये बोला है केवल वस्तु X की, यहां पर जो है केवल वस्तु X की अगर तकनीक और अगर संसाधन अगर इसमें चेंज आता है तो अब हम जो है X वस्तुओं का उत्पादन जो है वो ज्यादा करेंगे, तो इसमें जो है इस तरीके से भी चेंज आ सकता है। अब ऐसा तो Y के साथ भी हो सकता है, तो अगर Y में चेंज आएगा तो फिर क्या होगा तो देखेंगे। देखिए अगर Y में चेंज आया तो ये हो गया आपका PPC, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं। ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया 0। अब अगर केवल Y में चेंज आता है, X में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, अगर वस्तु Y की अगर तकनीक और वस्तु Y के अगर संसाधनों में चेंज आता है केवल, और वस्तु X में कोई भी चेंज नहीं आता, तो PPC अब की बार जो है कुछ इस तरीके से चेंज होगा। ये आ जाएगा इधर, मान लीजिए OB और ये हो गया OB1। अब ये इस तरीके से क्यों शिफ्ट हुआ? अब ये इस तरीके से इसलिए ऐसा शिफ्ट हुआ है क्योंकि केवल वस्तु Y का अधिक उत्पादन होगा, वस्तु X का नहीं। वस्तु Y की टेक्निक, वस्तु Y के संसाधन चेंज हुए हैं, वस्तु X में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो गाइस जब केवल सिंगल कॉमोडिटी, जब केवल एक वस्तु में चेंज आता है या तो X या Y, तो ऐसे वाले चेंज नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है बच्चों का, ठीक है। जब केवल एक में चेंज आता है तो आपको ये देखना पड़ेगा किस में आया है। अगर X में आया है तो X की तरफ खिसकाना है, अगर Y में आया है तो Y की तरफ खिसकाना है। चाहे वो तकनीक हो या वो संसाधन हो, वो मैटर नहीं करता। अगर एक में आया है तो चेंज केवल ऐसे ही आएगा, लेकिन अगर दोनों में आया है तो चेंज फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये है आपका PPC पूरा। PPC क्या है? PPC की मान्यताएं, PPC की विशेषता है, क्यों PPC जो है नतोदर होता है, क्यों PPC नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड होता है, और कब PPC के अंदर जो है खिसकाव आता है, PPC के जो अंदर पॉइंट होते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही ज्यादा मेन मुद्दे की बात करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि PPC बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। PPC बनता है कुछ इस तरीके से, कुछ पॉइंट PPC के अंदर होते हैं, कुछ पॉइंट PPC के ऊपर होते हैं, ठीक है, और कुछ पॉइंट PPC के बाहर होते हैं। तो मैंने आपको बताया जो पॉइंट PPC के अंदर होते हैं क्या शो कर रहे हैं? संसाधनों का पूर्ण उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। जो PPC के ऊपर होते हैं वो PPC किस ऑप्शन पे बना है कि संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है, मतलब 10 की 10 मशीनें बनी है, कोई भी मशीन खराब नहीं जा रही है, और ये संसाधनों में वृद्धि को शो करते हैं। तो हमें ये बताना है कि हम कहां पे क्या हम PPC पे काम करते हैं। एक्चुअल में प्रोडक्शन जो है कहां होती है? अर्थव्यवस्था में। अब अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं गाइज। अर्थव्यवस्था के अंदर हमेशा PPC के अंदर प्रोडक्शन होती है, यहां पर, ठीक है। हम कभी भी PPC के ऊपर प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि PPC के ऊपर प्रोडक्शन करने का क्या मतलब है कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, संसाधनों के पूर्ण उपयोग का क्या मतलब होता है? संसाधन कौन है? हम लोग। और इसका पूर्ण उपयोग का क्या मतलब है कि कोई भी बंदा बेरोजगार नहीं है, वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल गया, मतलब देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक देश के अंदर कुछ ना कुछ % में बेरोजगारी हमेशा रहती ही रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से सभी अर्थव्यवस्थाएं, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, वो हमेशा PPC के अंदर काम करती है। PPC के ऊपर तो कभी काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो इस असम्पशन पे बना हुआ है कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, कि बेरोजगारी है ही नहीं, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब सिर्फ 2 टॉपिक और रह गए हैं हमारे, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, PPC से ही रिलेटेड है। 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, देखिए। तो टॉपिक है PPC और अवसर लागत। हमने PPC पढ़ लिया, हमने अवसर लागत पढ़ लिया। एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि PPC जो है वो अवसर लागत को कैसे शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करिए। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जाम में 1000 बार आ जाता है कि PPC से अवसर लागत कैसे शो होती है। तो ये बिल्कुल अभी हमने पढ़ाई है, बस आपको कुछ नहीं करना, एक ये कर्व बना देना है। ये हो गया Y, ये हो गया X, और ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि PPC जो है ये होता है ये, ठीक है। तो अब मान लीजिए अभी जो मैंने पीछे फिगर बनाई थी कि मैं ये A पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहा हूं, और ये जो A पॉइंट है इस पे
मैं क्या कर रहा हूं, 2 वस्तुएं बना रहा हूं इसकी, 4 इसकी बना रहा हूं, ठीक है। अब मुझे जो है यहां पर आना है इस पॉइंट पर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट बी, यहाँ पे 4 और 2, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जब हमारे पास केवल 2 ही अपॉर्चुनिटी होती है, जब हमारे पास केवल 2 ही अपॉर्चुनिटी होती है तो सीमांत अवसर लागत और अवसर लागत दोनों बराबर ही होते हैं, ये बताया मैंने अभी आपको। तो बस दिक्कत क्या आ रही है, देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ये हो गया आपका वस्तु x और ये हो गया आपका वस्तु y, ठीक है। तो अब यहाँ पे अवसर लागत कैसे शो होगी, कुछ भी नहीं करना आपको, यही अवसर लागत है, इसको चाहे नाम दे दीजिए, देखो A B C D, इसको B नाम दे रखा है, E F, ठीक है। कि भाई अगर आपको इतनी वस्तु x की अगर इतनी मात्रा ज्यादा चाहिए तो आपको इतनी मात्रा जो है घटानी पड़ेगी। अगर आपको वस्तु x की अगर EF क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तु y का, आपको जो है वस्तु y का कितना सेक्रीफाइस, BD भी लिख सकते हो, AC भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, BD का इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही क्या है गाइज, यही आपकी जो है अवसर लागत है। पीपीसी से अगर आपको अवसर लागत दिखानी है तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आ सकते हो, और यही जो है सीमांत अवसर लागत भी कह सकते हो, एमओसी। ये हो गया आपका डेल्टा वाई, और ये वाला जो हो गया आपका, ये हो गया आपका डेल्टा एक्स, ठीक है। ये क्या करता है, स्लोप ऑफ आईसी, पीपीसी का जो ढलान है उसी को, सॉरी आईसी कह रहा हूं, पीपीसी का जो ढलान है वो क्या, वो है स्लोप ऑफ पीपीसी, ठीक है। एमओसी जो है वो पीपीसी के ढलान को ही शो करता है, ठीक है। कि भाई देखिए एमओसी क्या होता है, ये जो डेल्टा में बार बार लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, डेल्टा वस्तु y अपॉन में डेल्टा वस्तु x, इसका मतलब क्या होता है कि x वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए y की कितनी क्वांटिटी का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम, इसकी जो है मोर क्वांटिटी के लिए, इसका जो है ये मतलब होता है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं इसका ढलान, इसका स्लोप, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि पीपीसी से अगर हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत को अगर शो करना हो तो कैसे शो करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक टॉपिक और रह गया जो कि आपको घोल कर पी जाना है, देखिए। तो गाइस टॉपिक का नाम है पीपीसी और केंद्रीय समस्याएं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से घोल कर पी जाना है आपको, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि अगर मुझे पीपीसी से इसको शो करना हो, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को क्या, कैसे और किसके लिए, तो मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। पीपीसी जो है हमें ये कैसे बताता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बार बार बोल रहा हूं एग्जाम में, खासकर ड्यू वालों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ड्यू, एसओएल, सेमेस्टर 1, एनुअल, जिसमें जो भी है आपका, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीसी एक फिक्स टॉपिक है, पीपीसी के ऊपर कुछ भी आ सकता है, जितना भी अभी मैंने आपको जितनी भी बकवास कर रहा हूं मैं इतने घंटे से, वो ये सारे आपको जो है फिक्स क्वेश्चन है। तो पीपीसी जो है ये बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया 0। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइस, मैं x एक्सिस पे क्या ले रहा हूं और y एक्सिस पे क्या ले रहा हूं, ठीक है। मैंने x एक्सिस पे लिए वॉर गुड्स, वॉर गुड्स मतलब युद्ध वाली वस्तुएं, मतलब युद्ध वाली वस्तुएं, ठीक है। और मैंने यहां पे ले लिया नॉन वॉर गुड्स, ठीक है, मतलब युद्ध वाली वस्तुएं नहीं है, मतलब या तो युद्ध वाली या नॉन युद्ध वाली। तो अब हमें क्या है, पहला जो प्रॉब्लम है वो है क्या उत्पादन किया जाए। पीपीसी हमें ये कैसे बताता है कि भाई क्या उत्पादन करना है। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर मान लीजिए लड़ाई वगैरह, वर्ल्ड वॉर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप खुद बताइए आपको कौन से गुड्स की जरूरत है, वॉर वाले या नॉन वॉर वाले। अरे भाई अगर जब सब कुछ शांत पड़ा हुआ है तो हमें तो गोला बम बारूद इन सबकी जरूरत ही नहीं है, इन्हीं को वॉर गुड्स कहते हैं। जब सब कुछ शांत पड़ा है तो मैं नॉन वॉर गुड्स ज्यादा बनाऊंगा। तो आप गुड्स कहां पर बनाओगे, ये बहुत ही ज्यादा है। मैंने भी आपको क्या बताया, पीपीसी पर कभी भी उत्पादन नहीं होता, क्योंकि हर
सारी अर्थव्यवस्थाएं पीपीसी के अंदर काम करती हैं। तो भाई मैं जो है प्रोडक्शन करूंगा यहाँ पर, कहां पर, यहाँ पर, जहां पर मैं जो है इस पॉइंट पर जो है मैं क्या कर रहा हूं, ये कह सकते हो 4 बना रहा हूं नॉन वॉर और 1 बना रहा हूं केवल वॉर। क्यों बना रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर कोई लड़ाई दंगा कुछ चल ही नहीं रहा, मुझे वॉर गुड्स की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के अंदर लड़ाई दंगे चल रहे हैं तो मैं फिर मेरे को वॉर गुड्स की ज्यादा जरूरत है, तो मैं प्रोडक्शन करूंगा यहाँ पर। अब मैं इस पॉइंट पे क्या कर रहा हूं, अब मैं इस पॉइंट पर 4 वॉर वाली बना रहा हूं और 1 नॉन वॉर वाली बना रहा हूं। गाइज मैं पीपीसी पर उत्पादन नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है। मैं पॉइंट पीपीसी पर क्यों नहीं बना रहा हूं? क्योंकि अगर मैंने पॉइंट पीपीसी पर बना दिया इसका ये मतलब है कि क्या कहते हैं, मैं संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर रहा हूं और ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं इसके अंदर नियर बाय काम कर सकता हूं, इसके ऊपर कभी भी काम नहीं कर सकता। तो ये सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, क्या उत्पादन किया जाए, पहली जो केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, ये पीपीसी आपको तुरंत बता देता है कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था की सरकमटेंसेस देखनी पड़ेगी, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको खुद देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, कैसे उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है की समस्या क्या है, टेक्नोलॉजी की समस्या है। किसकी समस्या है? टेक्नोलॉजी की समस्या है। ये हो गया पीपीसी। ठीक है, एक मैंने ले लिया वस्तु X, एक मैंने ले लिया वस्तु Y। ठीक है जी, तो अब देखिए बहुत ही ध्यान से सुनना है। मैंने 3 पॉइंट लिए यहाँ पे, मैंने 3 पॉइंट लिए, एक A, एक B और एक C। गाइस गोल कर पी जाना है जो मैं लाइन बोलने वाला हूं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट पीपीसी के जितना पास होता है इसका मतलब है हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है। क्या बोला मैंने? जो पॉइंट पीपीसी के जितना नियर बाय होता है, जितना पास होता है, उसका ये मतलब है कि हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी है। और जो पॉइंट पीपीसी से जितना दूर होता है इसका मतलब है मेरी टेक्नोलॉजी उतनी ही बेकार है, पुरानी हो चुकी है, मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अगर मैं प्रोडक्शन ए पॉइंट पर कर रहा हूं तो मेरी टेक्नोलॉजी बेकार है, क्योंकि ए पॉइंट पीपीसी से बहुत ही ज्यादा दूर है। ठीक है, मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर मैं बी पे प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मतलब कि ठीक है, लेकिन ठीक इतनी भी नहीं है, अगर इंप्रूवमेंट करूंगा तो मैं और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं सी पर काम कर रहा हूं, सी पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है, इंप्रूवमेंट ना भी करो तो भी चल जाएगा, बिल्कुल सही रास्ते पे, सही ट्रैक पर जा रहे हो आप। तो भाई पीपीसी आपको तुरंत बता देता है कि कैसे प्रोडक्शन करनी है। आपको अपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है या इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, पीपीसी आपको जो है 1 मिनट में बता देता है। तो ये जो है आपकी दूसरी प्रॉब्लम है। अब है आपका किसके लिए, मतलब 2 तरीके के बंदे बताए मैंने आपको कि एक होते हैं अमीर आपके जैसे, एक होते हैं गरीब मेरे जैसे। तो किसके लिए जो है गुड्स बनाए जाएं? देखिए ये हो गया आपका पीपीसी। ठीक है, अब मैं गुड्स कौन से ले रहा हूं ये आपको देखने हैं। मैंने यहां पे लिया अनिवार्य वस्तुएं, नेसेसरी गुड्स। कौन से? नेसेसरी गुड्स जो है मैंने यहाँ पे लिए हैं। गाइस ये वो गुड्स होते हैं जिनके बिना गुजारा नहीं है, चाहे इनकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। जैसे कि नमक एक हमारी नेसेसरी है। ठीक है, अगर 200 रुपए की भी मिलेगी ना टाटा नमक, तब भी हमें खरीदना पड़ेगा। एक तो उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, नमक की जगह हम कुछ यूज नहीं कर सकते, और वो हमारी एक अनिवार्य वस्तु है। ठीक है, तो और दूसरा मैंने ये ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए विलासिता वस्तुएं होती हैं गाइस लग्जरी गुड्स। ठीक है, जो रिच पीपल यूज करते हैं। तो अब किसके लिए उत्पादन किया जाए आपको ये देखना पड़ेगा, अमीरों के लिए किया जाए या गरीबों के लिए किया जाए। गाइस आपको ये जो डिसीजन है अर्थव्यवस्था की सिचुएशन को देखकर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर निर्धन लोगों को जो है अनिवार्य वस्तु जो है ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो आप प्रोडक्शन कहां पर करेंगे? आप प्रोडक्शन करेंगे यहां पर, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर आप अनिवार्य वस्तु बना रहे हो 4 और लग्जरी कितनी बना रहे हो? लग्जरी बना रहे हो केवल 1।
आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इस पॉइंट पर प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो, ए पॉइंट पर, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर सिचुएशन ठीक नहीं है। आपको निर्धन लोगों के लिए जो है गुड्स की ज्यादा जरूरत है। अनिवार्य वस्तुएं बनाना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो खराब है। ठीक है, निर्धन लोगों की तरफ आपको जो है ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर जो है आपकी अर्थव्यवस्था की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, निर्धन खा रहा है, कमा रहा है, बहुत बढ़िया उड़ा रहा है, तो आप जो है लग्जरी की तरफ जो है ट्रांसफर हो सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या होगा, बी पॉइंट पर, आप बी पॉइंट पर जो है 4 विलासिता की एक अनिवार्य बना रहे हो। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप पुअर की तरफ ध्यान दे रहे हो। ए पॉइंट पर क्या हो रहा है, आप रिच को इग्नोर कर रहे हो, और बी पर क्या हो रहा है, आप पुअर को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि भाई अर्थव्यवस्था की हालात जो है, अर्थव्यवस्था की जो सिचुएशन है, वो आपकी जो है बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप जो है ऐसा कर रहे हो। तो ये जो है 3 मैंने आपको बताई, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, और किसके लिए उत्पादन करना है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इसको कहते हैं, और पीपीसी इसका समाधान कैसे करता है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब जो है ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टाइम मैंने आपका जो है बहुत ही ज्यादा ले लिया है, बट इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने वीडियो विदाउट स्किप करके देखी है, एक एक चीज, एक एक टॉपिक आपके दिमाग में मैंने घुसा दिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि वीडियो आपको जो है कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी हो, अपना डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गालियां लिख दीजिएगा कमेंट में, लेकिन आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलता है, आप जो है वीडियो को देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है या सब कुछ ऊपर से जा रहा है, ये बात मुझे जो है जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जो भी बच्चे बीकॉम, बीए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, इग्नू, डीयू, एसओएल किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अदर कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपकी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है, सीरीज हमने शुरू कर दी है, कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो जाए, एग्जाम आने वाले हैं, सबको पता ही है। तो भैया फिर बच्चों को वीडियो नहीं मिलती है, तो आपने अपलोड ही नहीं करी, मैंने अपलोड भी कर दी होती है, वो कहते मेरे को तो मिली ही नहीं है। तो भैया नोटिफिकेशन को जरूर जो है प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। इस जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक, लिखा तो आपने कुछ होगा नहीं, इतना तो मुझे अच्छी खासा पता है, आप इस सबको जो है खुद पढ़िए एक बारी, इस सबकी जो है खुद पढ़िए, कुछ भी समझ ना हो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया परेशान करने के लिए, वहां पर मेरे को परेशान कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 1 आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। क्वेश्चन फिक्स है इसके ऊपर, कंपलसरी एग्जाम में आता ही आता है, पीपीसी एक फिक्स टॉपिक है। ठीक है, दुर्लभता, चयन, केंद्रीय समस्याएं, ये सब फिक्स टॉपिक हैं, तो आप इसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करिए। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।